नमस्कार, आदाब। टाइम्स नाउ नवभारत की इस विशेष पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ एकदम इत्मीनान से बहुत गहरी चीज़ों पर बहुत ही मोहब्बती अंदाज में चर्चा करने की कोशिश होती है और इसी सिलसिले में आज इस कड़ी को सबसे मजबूती से रखने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास और महत्वपूर्ण किरदार है। मैं आपसे उनका परिचय करवा देती हूँ। एस.वाई. कुरैशी साहब। एस.वाई. कुरैशी साहब 2010 से 2012 तक सीईसी रहे हैं भारत के और आजकल चर्चा में सिर्फ किसी एक पार्टी में नहीं, हर विचारधारा की पार्टी में है। इनफैक्ट देश में इनके खिताब की बहुत चर्चा हो रही है क्योंकि उसमें उन्होंने चर्चा कैसे इलेक्शन कमीशन काम किया करता था और कैसे राष्ट्रपति को इतिहास में पहली बार कभी खत लिख दिया गया था। लेकिन ऐसे बहुत से किस्से हैं। किताब के बारे में आपको ज़रा बता दूं, ये है एस.वाई. कुरैशी साहब की किताब इंडिया एंड आई 100 मेमोरीज नॉट अ मेमोआ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? तो बहुत मेहरबानी है आपकी। तो आते ही चर्चा शुरू हो गई है। खूब सारे ऐसे मसले हैं जिस पर पूरे देश में डिबेट हो रही है। लेकिन आप जब ये किताब लिख रहे थे तो आपको कौन सा वो वाकया लगा था कि इस पर ज़रूर देश में हंगामा हो जाएगा और उस पर शायद चर्चा ना हो? नहीं, मैंने वो तो ये किताब मेरे पहले से प्लान भी नहीं की हुई थी। मुझसे बहुत सालों से बहुत लोग कहते थे कि आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखिए, लेकिन मेरे उस पर विचार था और बड़ा ऑनेस्ट था कि भाई मैं इतना इम्पोर्टेंट आदमी नहीं हूँ कि मेरी ऑटोबायोग्राफी लिखी जाए और कौन उसको पढ़ना चाहेगा। और ये मैं फॉल्स मॉडेस्टी में नहीं कह रहा, ये जेन्युइनली मेरी फीलिंग थी, क्योंकि मेरा ख्याल था कि एक तो इम्पोर्टेंट लोग लिखते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी और दूसरी ऑटोबायोग्राफी ज़्यादातर ईमानदारी से नहीं लिखी जाती। अपनी अच्छाइयाँ, अपनी अचीवमेंट, खूबियों तो लोग उजागर कर देते हैं, कमज़ोरियाँ और फेलियर्स को दबा लेते हैं। तो ये रहा तो नहीं था। मेरे पास हमारे एक उर्दू शायर दोस्त हैं, डॉक्टर नवाज देवबंदी। अच्छा। बड़े एजुकेशन से मशहूर। उनका एक मिडल ऑफ द नाइट एक दिन फ़ोन आता है, कुरैशी साहब आपने ज़िंदगी में बहुत काम किए हैं, बड़ी अचीवमेंट्स की हैं, एक मशवरा है, आप अपनी किताब के 100 रैंडम एपिसोड लिखिए एक पेज में। मैंने कहा यार ये क्या बात, क्या सजेशन दे रहे हैं, लेकिन वो दिमाग में रह गया और मैंने फ़ौरन फिर लिस्ट बनानी शुरू की कि क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं। 100, 150, पौने 200 बन गए, उसमें से ये 100 छांट के निकाले। तो ये ऑलमोस्ट एन एक्सीडेंटल किताब है, कोई भी प्लान नहीं थी। लेकिन इसमें ये एपिसोड के सिलेक्शन में ये ज़रूर था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह वाला एपिसोड जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना, कि फैक्ट तो वो है। हालांकि मैं थोड़ा सा रिलेक्टेंट भी था कि थोड़ा सेंसेशनल हो जाता है, कोई लोग ये नहीं सोचे कि मैं सेंसेशनलिज्म कर रहा हूँ। 15 साल से मैंने इस बारे में यार दोस्तों में जिक्र ज़रूर किया, पुलिस को पता था, लेकिन मैंने इसको पब्लिक नहीं किया था। लेकिन नाउ दैट डॉक्टर मनमोहन सिंह इज़ नो मोर, वरना तो उनको एम्बैरेसमेंट भी हो सकती थी, ऑकवर्ड फील होता है। तो अब लेकिन उनका जो रवैया था इलेक्शन कमीशन की तरह बहुत अटमोस्ट रेस्पेक्ट का, हमेशा कहते थे कि कुरैशी हमारे दुनिया में अगर इज़्ज़त है सबसे ज़्यादा जिस वजह से है, वो हमारी डेमोक्रेसी और इलेक्शन प्रोसेस और इलेक्शन कमीशन की वजह से है, और तुम लोग जो काम कर रहे हो वो सराहनीय है। तो ऐसी सूरत में इंसिडेंट जो हुआ था, तो इट वाज वर्थ रिपोर्टिंग। आप कह रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ये कहते थे कि पूरी दुनिया में हमारी इज्जत डेमोक्रेसी की वजह से है। आज 2026 में विपक्ष ये कहता है कि इस डेमोक्रेसी को बंधक बना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन तो हेड ऑफिस बन गया है बीजेपी का। एस.वाई. कुरैशी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्या देश का इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग किसी के मातहत काम कर सकता है? देखिए, हमारे वक्त में तो ये इनकंसीवेबल था, इम्पॉसिबल था, सोच भी नहीं सकते थे। 6 साल में इलेक्शन कमीशन में रहा, कभी जो कांग्रेस के किसी भी लीडर का कोई हमारे पास फ़ोन या प्रेशर या कुछ आया, कभी नहीं आया। और अगर उन्होंने कुछ कहना होता तो पार्टी लीडर्स का एक डेलीगेशन आता था, जो हर पार्टी के आते थे, हर दिन आते थे। तो इसके अलावा किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो हमारी रेपुटेशन और इमेज थी इलेक्शन कमीशन की, कि जो अगर इसको पे दबाव डालेगा तो इसको काट खाएंगे इलेक्शन कमिश्नर्स। तो हमारा वक्त में तो बिल्कुल ही पीसफुल था। अब अगर लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने भी जैसे क्या हमारे वक्त, आप जब ये कह रहे हैं तो क्या इस वक्त ऐसा नहीं है? देखिए, मुझे संकोच होता है आज के वक्त पे कमेंट करने में, लेकिन एट द सेम टाइम मैं बिल्कुल ही ये कह दूं बहुत अच्छा चल रहा है, ये वो बड़ी बेईमानी होगी, ये मैं नहीं करना चाहूँगा।
लेकिन द फैक्ट कि इस पे उंगलियां उठ रही हैं और एज ए सिटीज़न आपको दुख हो रहा है, मैं भी सिटीज़न, मुझे भी दुख हो रहा है, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस बिल्डिंग को देखिए रेपुटेशन बनाने में लगते हैं सालों और डिमोलिश होने में लगते हैं फ्यू मिनट्स। तो जिस बिल्डिंग को बनाने में 2-4 ईंटें मैंने भी लगाई थी, उस बिल्डिंग को क्रम्बल होता हुआ गिरता हुआ मैं देखूं तो मुझे तो औरों से ज़्यादा तकलीफ होगी। पर कुरैशी साहब, आपके टाइम पर भी बहुत इस तरीके के आरोप लगते थे। आपको याद है किताबें लिख दी गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इलेक्शन कमीशन पर इस तरीके की उंगलियां तब भी उठाई जाती थी। लेकिन ऐसा क्यों है कि अब कह रहे हैं कि नहीं ये ज्यादा गंभीर है, तब जो सवाल उठाए जा रहे थे वो गंभीर नहीं? वो सिर्फ जो एक था ना ईवीएम के अलावा इलेक्शन कमीशन पे उंगली नहीं थी, वो ईवीएम के इस्तेमाल पे उंगली थी। और बीजेपी ने तो उस पर किताब भी लिखी थी। सबसे बड़ा क्रिटिक ईवीएम का ये बीजेपी थी, जो आज सबसे बड़े सपोर्टर हैं। तो बिकॉज़ दे वर अपोजिंग द आइडिया कि इसमें वीवीपैट नहीं है। हाँ, तो वो ये कहते थे कि ये ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं है। तो जैसे ही मैं सीईसी बना, मेरे पॉलिसी भी ये थी कंसेंसस की और डायलॉग की। मैंने इमीडिएटली ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली कि भाई आप ये लोग हर पार्टी इस पे, बीजेपी ने लीड किया और औरों ने भी इसको अपोज किया, तो आपको क्या एतराज़ है? तो आप सरप्राइज कि चंद्रबाबू नायडू उसको लीड कर रहे हैं। तो मैंने तो पहले तो कहा चंद्रबाबू जी, मुझे तो हैरानी है कि जो आप टेक्नोलॉजी के आइकॉन हैं, आप एंटी टेक्नोलॉजी डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। फिर मैंने चौटाला साहब से पूछा आपको क्या शिकायत है कि जी जो ये कह रहे हैं। फिर हमने लालू जी से पूछा आपको क्या शिकायत है, जो चंद्रबाबू, तो सब चंद्रबाबू के पीछे हुए थे। बहरहाल हमने कहा चंद्रबाबू जी बताइए आप। मैंने कहा मेरा आपसे एक चैलेंज है, या तो आप मुझे कन्विंस करेंगे मैं ईवीएम को अबैंडन करा दूंगा, या मैं आपको ईवीएम का ब्रांड एम्बेसडर बना के यहाँ से छोड़ूंगा। अब बताइए क्या शिकायत? कहेंगे हम ये नहीं कह रहे हैं कि ईवीएम से इलेक्शन रिजल्ट मैनिपुलेट हुए हैं या आगे भी हो सकते हैं। तो मैंने कहा फिर आप क्या कह रहे हैं? कहेंगे हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यानी जब आप बटन दबाते हैं मशीन में वोट जाता है, कहाँ गया, ठीक जगह गया, ये नहीं दिखाई देता। तो मैंने कहा सोल्यूशन बताइए। कहेंगे वीवीपैट, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल के जो आप वोट बटन दबाएंगे मशीन में भी चला जाएगा और एक स्लिप कट के डिब्बे में चली जाएगी। आप मशीन में कितने वोट हैं और पर्चियाँ कितनी हैं उनको मेजर कर लीजिए, बराबर होनी चाहिए। तो मतलब तब सब ये बात मान गए थे? फौरन मान ली। हाँ? आपको जान के खुशी होगी उसी मीटिंग में मैंने और फैसला कर लिया तो कि हम ये करेंगे। तो विपक्ष अब भी इस बात को लेकर क्यों अड़ा हुआ है कि मशीनों के साथ टैंपरिंग होती है, कहीं भी बटन दबाओ जाएगा वो बीजेपी को? इस तरीके के आपने नैरेटिव सुने होंगे। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कुरैशी साहब? आपने तो चुनाव आयोग का अभिन्न अंग रहे हैं। नहीं देखिए, होता क्या था कि 20 लाख मशीनें हैं, उसमें से 1 या 2 लाख, 2, 3, 5, 7 मशीनों में अगर ये निकल आए, गलती हो सकती है। तो उसका गलती और टैंपरिंग नहीं, टैंपरिंग का तो स्कोप ही नहीं है, क्योंकि देखिए लाखों, हमने जब वीवीपैट शुरू कर दिया तो लाखों पर्चियां और मशीन के फिगर को टैली किया, कहीं भी मिसमैच नहीं हुआ। मतलब आप ये कह रहे हैं कुरैशी साहब कि चाहे कोई पार्टी आ जाए, हाँ, हमारी मशीनों के साथ, ईवीएम के साथ, वीवीपैट के साथ किसी तरह की कोई धांधली नहीं हो सकती। कोई धांधली बिल्कुल नहीं हो सकती। कोई वहां बैठकर अगर मॉनिटर करना चाहे, सवाल ही देखिए हम, या रातों रात उस डब्बे को उठा के उसमें कुछ एंटर वेंटर कर दे। मैं आपको उस डब्बे की भी हकीकत बता देता हूँ। एक तो पहले तो हम 3 बार हम इसको मॉक पोल करते हैं इस मशीन के, ठीक है, और हर बार बटन दबा के देखते हैं कि गलत जगह तो नहीं जा रहा। 3 बार। तीसरा जो होता है पोल डे पे होता है, सारी की सारी 10 लाख पोलिंग स्टेशन की 20 लाख मशीनों पे हम ये पोलिंग, ये 50-50 का बटन दबाते हैं। वो 7 बजे ठीक आ रहा है, 9:30 बजे कैसे गलत हो जाएगा? तो एक तो मॉक पोल। दूसरी, जब पोलिंग ख़त्म हो जाती है तो अंदर 2-3 इलेक्ट्रॉनिक सील तो हैं ही हैं, हम उसके ऊपर एक पेपर सील लगाते हैं जो जहाँ पर करेंसी छपती है नासिक में गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में, उसमें वो यूनिक नंबर है, हर नोट का, आपके करेंसी नोट का एक यूनिक नंबर होता है, उसके एक यूनिक नंबर की एक पर्ची होती है जो उसका पूरी स्लिप चारों तरफ उसके हम लपेट देते हैं और उसके ऊपर सारे जो पोलिंग एजेंट हैं उनसे दस्तखत कराते हैं। मतलब ऐसी कोई भी मशीन कब कैसे हो गया? कोई जादू, कोई ऐप ऐसी नहीं, कोई ऐसा ऐप नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। लोग कहते हैं कि मशीन है, मशीन के साथ तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन हमने कितनी बार चैलेंज किया कि आके करके दिखा दो भाई। हम बड़ी खुशी है, हमने कोई मशीन का कोई ठेका तो नहीं ले लिया कि हम इसको डिफेंड नहीं करेंगे। मैं कहा आके दिखा दो, अगर आप दिखाते हो कि इसमें गड़बड़ का चांस है, हम इसको ठीक कर लेंगे। आज तक किसी ने आके नहीं हुए उस चैलेंज को कबूल किया।
एक आध बार आया है कि नहीं तो बस फिर ये वंस एंड फॉर ऑल सेटल क्यों नहीं हो नहीं जाता? वन थर्ड फॉर ऑल सेटल हो जाता है वीवीपैट के बाद, लेकिन वीवीपैट के बारे में एक दो गलत डिसीजन हुए हुए हैं और उनको करेक्ट करना बहुत आसान है। जैसे उसमें ये है कि इलेक्शन कमीशन ने तो कहा था कि हम हर विधानसभा क्षेत्र में एक मशीन की जो पर्चियां हैं उनको गिन लेंगे। ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट तो गया, सुप्रीम कोर्ट में कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई एक तो बहुत कम है, 5 मशीनों को रैंडमली चुन लो। तो अब उस रैंडम में कई लोगों को पूरा इत्मीनान नहीं हुआ। मेरा उसका सोल्यूशन है, मैं कहता हूँ रैंडम के बजाय पर्पसिवली कर दो जिस पे कंप्लेंट हो। पूरा हिंदुस्तान क्रिकेट देखता है, आप एलबीडब्ल्यू गलत है कि ठीक है उसी को तो आप चैलेंज करते हैं। हर एलबीडब्ल्यू तो ये नहीं कि 10% एलबीडब्ल्यू ऊपर जाएंगे और उसमें को आप एडजुडिकेट कर देंगे। तो आप ये कहिए कि जो टॉप 2 कैंडिडेट्स हैं जिनके रिजल्ट प्रभावित होने जा रहे हैं उनको कह दीजिए 2-2 मशीनें चुन लो कि भाई इनको मशीनों को जरूर गिनो, हमें इन पे शुबा है। तो शुबे के बेसिस पे गिनिए, लेकिन रैंडमली चुनिए। So that will solve the purpose, पहला। दूसरा इवन इफ आपको 100% भी गिनने पड़ जाए एक दफा, तो 100% गिन दीजिए, कौन सी बड़ी बात है क्या ये? बहुत फीजिबल है। ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 घंटे फालतू लगेंगे, उसका भी सोल्यूशन मैंने दिया है कि 8-10 घंटे भी वो भी बचा लीजिए। अभी हम क्या करते हैं, पहले पूरी मशीन का काउंट दिन भर दिखाते हैं आपको, और उसके बाद पर्चियां गिनते हैं। मैं कहता हूँ मशीन दोनों ने साथ करो, दोनों साथ भी न करो। आप मशीन ने पर्ची क्रिएट करके अपना काम कर लिया, आप मशीन की गिनती दिन भर आपको दिखाने की जरूरत नहीं। जो उसने पर्ची जनरेट की सिर्फ पर्चियां गिन लो। तो लोग कहते हैं ना बैलेट पेपर पे वापस आ जाओ, इट इज लाइक गोइंग बैक टू बैलेट पेपर। आप पर्चियों को फिजिकली जब आप गिनेंगे वो कर लीजिए, या दोनों चीजें चल लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन फालतू, और जो टाइम लगेगा, क्या टाइम लगेगा, 2.5 घंटे महीने पूरा देश बैलेट से होता रहता था, इंतजार करता है, अभी भी इंतजार करता है 2.5 महीने, क्योंकि 5-5, 6-6 फेजेस होते रहे ना। तो 2-2.5 महीने जो इंतजार करती है देश, वो एक दिन और इंतजार कर लेगा। और ऐसा जो कहते हैं कुरैशी साहब, विपक्ष के दोबारा बैलेट से अब चुनाव हो जाने चाहिए, आप इसके पक्ष में हैं? बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। ये उनकी नादानी कह रहे हैं अमेरिका कर रहा है, बाकी सारे डेवलप्ड मुल्क ये कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर रहे? इसका जवाब मैं हमेशा ये दे देता कि हर चीज़ हमने अमेरिका से नहीं सीखनी। मैं बल्कि बताना चाहूँगा कि एक तो ये कि अमेरिका नहीं करता, अमेरिका में सिस्टम ही दूसरा है, टोटली डिसेंट्रलाइज है। वहाँ पे 10 लाख काउंटीज हैं, सॉरी 10,000 काउंटीज हैं, तो 10,000 सिस्टम हैं वहाँ पे हर जगह। तो सैकड़ों में ईवीएम यूज़ होती है, सैकड़ों में ईवीएम यूज़ नहीं होती। तो ये कहना कि अमेरिका यूज़ नहीं करता, एक तो ये गलत है। तो इसके लिए अमेरिका में तो 250 साल से एक वुमन प्रेसिडेंट आज तक वो नहीं दे पाया, और हमने 19 साल में दे दिया था। अमेरिका ने 144 साल लिए थे औरतों को बराबर का वोटिंग राइट देने में, हमने पहले दिन दिया था। तो कौन सुपीरियर है, कौन लीडर है? हम लीडर हैं। अमेरिका हमसे सीखे। और फैक्ट ये है कि जो 2002 के इलेक्शन में बड़ा डिजास्टर हुआ था, तो उसके बाद से बहुत से अमेरिकनों ने, हमारे दोस्तों ने, कि भाई आपको इंडियन इलेक्शन कमीशन को आके हमारे इलेक्शन कराने चाहिए। तो फिर कहाँ मसला आ रहा है? नहीं, फिर क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा है? इलेक्शन कमीशन इज वर्किंग एज एन एजेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी। इलेक्शन कमीशन को इसमें ओपननेस दिखानी चाहिए थी, जैसे हमने दिखाई तो फौरन सोल्यूशन निकला ना। ऑपोजिशन को दुश्मन न समझ के कि भाई उनका स्टेक है, उनको का कॉन्फिडेंस भी जरूरी है कि वो इसमें इतना, उनको बुला के पूछो भाई क्या करना है। तो आपको लगता है प्रेजेंट सिस्टम जो है वो दुश्मन समझता है? दुश्मन समझता है, बल्कि अगर वो तो बुला रहे हैं सबको। नहीं, कहाँ बुला रहे हैं, जब भी तो वो सुप्रीम कोर्ट जा के शिकायत कर रहे हैं लोग। वो कह रहे हैं कि आइए मिलिए, जैसे वो टीएमसी के तमाम लोगों को बुलाया, फिर उसमें आप जानते हैं ना ऐसा हो गया कि गेट आउट। और अब देखिए ये कोई बुलाना हुआ, बेइज्जती करने के लिए आप बुलाएं, ये कोई बुलाना हुआ? मेरे इसमें एक चैप्टर है जिसमें कहा था कि ऑपोजिशन से कैसे डील किया जाता है। हमारे जमाने में था, आपने कहा आई एम एक्स्ट्रा फेवरेबल टू, यस एक्स्ट्रा फेवरेबल कैसे हो सकता है? एक्स्ट्रा फेवरेबल मतलब कि अगर गवर्नमेंट के जी हम आपसे मिलना चाहते हैं और इधर ऑपोजिशन के जी हम मिलना चाहते हैं, हम प्रायोरिटी ऑपोजिशन को देते थे, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ तो लंबे होते। पर आपका पलड़ा तो बीच का रहना चाहिए ना, अगर कहीं भी इंक्लाइंड हो रहे हैं आप, नहीं, लेकिन तो फिर निष्पक्ष कैसे हो? नहीं, निष्पक्ष के स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है ये कि भाई जो वीकर पर्सन है, वीकर पार्टी है,
उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो उसको हमने अगर थोड़ी सी प्रायोरिटी दे दी कि आप आ जाओ, जब चाहो आके ले लो, हमसे अपॉइंटमेंट ले लो, जाके मिल लो, उनको प्रायोरिटी देना ताकि उनमें हमारे में कॉन्फिडेंस रहे, सिस्टम में कॉन्फिडेंस रहे। क्योंकि सरकार तो सरकार बनाए बैठी है, वो तो मगन है, खुश है, लेकिन ऑपोजिशन को चिंता ज्यादा होती है। है। तो आपके टाइम पर यू वर एक्स्ट्रा फेवरेबल, एक्स्ट्रा फेवरेबल, व्हिच इज व्हाई हमने लॉ मिनिस्टर ऑफ द लैंड को चार्जशीट किया था। पर क्या ऐसा कहा जा सकता है कि उस वक्त नेता जो विपक्ष में बैठे थे वो बड़े समझदार थे और आपकी बातों को समझ गए और अब चाह कर भी नहीं समझना चाह रहे हैं, जैसे कि मशीनों में गड़बड़ी नहीं हो सकती? नहीं, लेकिन उनसे हमें जैसे डायलॉग हमने किया था, साल 2 साल चला था वो कंट्रोवर्सी, जो किताब भी बीजेपी ने छापी थी, अडवाणी जी ने उसमें फॉरवर्ड लिखा था। साल 2 साल आप कॉन्वर्सेशन चला था, बहुत हीटेड चला था। लेकिन जब मैं आया तो मेरा कंसेंसस का जो स्टाइल था, इमीडिएटली ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया, उसी मीटिंग में डिसीजन हो गया कि भाई ये कर लो वीवीपैट। हमने कहा वीवीपैट, हमने उसी दिन ऑर्डर कर दिया दोनों कंपनियों को कि चलो डेवलप करो एक वीवीपैट। उन्होंने कर लिया, 1 साल तक उसमें हमें लगा उसको करने में। जब वो काम पहली बार हमने फिर 5 जगह हमने उसके। अच्छा, मान लीजिए अभी आप सीईसी होते और इस तरीके के आरोप लग रहे होते हैं, आप क्या करते? नहीं, वो सेम पॉलिसी, ओपन द डोर टू ऑपोजिशन के भाई उनसे पूछो भाई तुम्हारे ग्रीवेंस क्या? बट दे आर कमिंग, नो कुरैशी साहब, बट दे आर नॉट लिसनिंग। दैट इज व्हाट द इलेक्शन कमिश्नर इज सेइंग। नहीं, ऐसा वो नॉट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नहीं, देखिए अगर आप उनका कॉन्फिडेंस हासिल नहीं कर सकते, ये छोटी छोटी बातें, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने इसमें लिखा भी है कि एक दफ़ा लालू प्रसाद जी का मेरे पास 11 बजे रात को फ़ोन आता है कि कुरैशी जी कल काउंटिंग है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि उसमें मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में काउंटिंग पे आप बैंकिंग स्टाफ को लगा दीजिए। 12-11 बजे रात है, मैं कह सकता हूँ लालू जी अब सॉरी इम्पॉसिबल, गेट लॉस्ट। नहीं, मैंने कहा लालू जी बहुत लेट आपने कर दिया, मैं कोशिश करूँगा, वादा नहीं करता, लेकिन दिल में मैंने ठान ली कि कुछ भी हो जाए मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे इनका फेथ चाहिए। ताकि क्यों चाहते थे वो बैंकिंग? नहीं, उनको लगता होगा कि बैंकिंग स्टाफ ज़्यादा डिपेंडेबल है, मोर प्रोफेशनल है, उनका रीज़न कुछ भी रहा, लेकिन हमें उनका कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए हमने उनकी बात मान ली। इट डजंट कॉस्ट अस एनीथिंग। अगले दिन वो उनका फिर फ़ोन आया तकरीबन उतनी बजे कि बुरी तरह वो हार गए। कुरैशी जी मेरे तो उसमें तो लाखों लोग आते थे और अब मैं हार गया, और लोग कहते हैं, अब वो अगली चीज़ वो कहने वाले थे कि ईवीएम। तो मैंने कहा लालू जी अगर आप हार तो गए हैं, अगर आप ईवीएम का नाम लेंगे तो आपका लोग मजाक उड़ाएंगे। प्लीज़ मेरा आपको मशवरा ये है कि आप ईवीएम को ब्लेम न कीजिएगा। फ़ौरन उन्होंने स्टैंड छोड़ दिया और कभी जिक्र नहीं किया, क्योंकि मैंने उनका ट्रस्ट हासिल रखा हुआ था और एक दिन पहले भी रिन्यू किया था। तो ऑपोजिशन का ट्रस्ट हमें होना चाहिए, बजाय इसके हम डिसमिस बड़े आसानी से डिसमिस कर सकते थे। 11:30 बज गए, कल सुबह उन्हें सॉरी नहीं करते, तो ये भी था हमारे पास ऑप्शन था। तो एक चीज है, आप कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के मेजर्स जो हैं और ज्यादा एक्स्ट्रा होने चाहिए, एक ही बार करके उसे छोड़ नहीं देना चाहिए, मुस्तकिल होने चाहिए, मुस्तकिल होने चाहिए। तो पिछले 12 साल से ये सब आपने कहा 2 साल तक हमने मनाने की कोशिश की और 2 साल में मान गए। लगभग 2014 से लेकर हम 2026 में भी बैठे हुए हैं, बार बार यही मुद्दा उठ रहा है। 2012 नहीं, 2014 बार बार यही मुद्दा उठ रहा है कि कुछ तो धांधली हो रही है, वरना कैसे ये लोग इतना जीत पा रहे हैं। कुछ तो धांधली हो रही है। आपको लगता है कुछ धांधली हो रही है? देखिए, धांधली ईवीएम के जरिए तो नहीं हो सकती, एटलीस्ट ईवीएम उस जनरेशन की जो मेरे वक्त तक थी। आगे कुछ उसमें सॉफ्टवेयर में ये कर दे वो कर दे, हम तो उस वक्त बड़ा ख्याल रखते थे पूरी तरह। वेदर वो विजिल अभी भी कायम है नहीं है मुझे नहीं मालूम, वो इनसाइड स्टोरी है। हमारी एक कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स थी, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, 5 डिफरेंट IITs के प्रोफेसर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको हमने बनाया था। वो ऑनरेरी हमारे काम करते थे कि जो टेक्नोलॉजी हमारी इंट्रोड्यूस होगी पहले आप उस पर मोहर लगाइए। हम टेक्नोलॉजी तो अभी भी ये सिस्टम अभी भी नहीं, मेरे ख्याल से वो कमेटी तो अभी भी है। लेकिन कितनी वो असर्टिव है कि नहीं है कि वो ये कैसे हो सकता है कुरैशी साहब, आपके टाइम पर असर्टिव थी और इनके टाइम पर नहीं हो? नहीं, उस वक्त ये था क्वेश्चन हमारे ज़माने में होते नहीं थे ना। अब अगर क्वेश्चन है तो मैं चाहूँगा कि कमेटी बोले, कमेटी सामने आके कहे कि जी हम 5 लोग हैं, हमने मशीनों को वेरीफाई किया और हमें कोई गलती नहीं मिली। कमेटी चुप क्यों बैठी रहती है? तो अगर कमेटी बोलेगी तो उससे बहुत लोगों को उससे विश्वास पैदा होगा, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं। तो पर विश्वास तो ऐसा परसेप्शन आ रहा है कि विपक्ष को विश्वास नहीं है, वरना बड़ी तादाद में जनता तो बाहर निकल रही है और वोट कर रही है।
इसमें कोई कैलकुलेशन एरर आपको दिख रहा है कि नहीं, लोगों का अभी भी विश्वास है नहीं, चुनाव की प्रक्रिया में, चुनाव आयोग में, सिस्टम में? देखिए, चुनाव की प्रक्रिया में और सिस्टम में जो लोगों का विश्वास है, उसको तो पैदा करने में हमने अपने वक्त में बहुत काम किया था। हाँ। हमने उस वक्त में बड़ी लो वोटर टर्नआउट हुआ करता था। जब मैंने सीईसी का चार्ज लिया, अपनी इनॉग्रल वीडियोग्राफी भी आप ही के टाइम पर वीडियो जो पहले से चल रही थी, हमने जरा और बढ़ा दी थी। लेकिन जब मैंने अपनी इनॉग्रल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं अपने लिए 2 चैलेंजेस मानता हूँ। एक तो जो वोटर एपैथी है कि लोग वोट देने नहीं जाते, खासतौर से अर्बन सो कॉल्ड एजुकेटेड, वो कहते हैं मैंने तो जिंदगी में कभी वोट नहीं दिया। हमने कहा हम तुम्हारी इतनी तुमको एम्बैरस करेंगे, तुम्हारे शर्मिंदा करेंगे कि तो आप मजबूर हो जाएंगे। तो एक तो हमने वोटर एजुकेशन डिवीज़न बनाई और हाईएस्ट टर्नआउट हमको हिस्ट्री में मिले, उसके बाद से बढ़ते जा रहे हैं। दूसरे हमने ये जो आज के रेलेवेंट, दूसरा हमने मनी पावर के लिए एक नई डिवीज़न बनाई, उसका भी एक नया डीजी रखा। तो द फैक्ट कि हमने लोगों का विश्वास बढ़ाया और हमने जब इन्वेस्टिगेट किया, हमने नॉलेज के एटीट्यूड एंड बिहेवियर के स्टडीज़ कराई कि लोग वोट क्यों नहीं देते, तो 3 चीज़ें निकल गई। नौजवानों को तो पता ही नहीं था कि 18 साल पे हम एलिजिबल हो जाते हैं, और अगर पता भी है तो ये नहीं मालूम करना क्या है, कहाँ जाना है। तीसरी चीज़ और इम्पोर्टेंट, लोग नेताओं में विश्वास नहीं था कि सब नेता चोर है, ये कहते थे वो। हमने कहा ये बड़ा डेंजरस स्टेटमेंट है कि सब नेता चोर नहीं है। इंडिया हैज़ बिकम ए मेजर पावर ओनली बिकॉज ऑफ स्टेट्समैन, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की। अदरवाइज कहाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश और कहाँ हम एक साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन वो कहाँ हैं और हम कहाँ निकल गए, क्योंकि हमारी लीडरशिप है। उनको सबको चोर कह देना बहुत गलत बात है, लेकिन दैट वाज द सिनिकल एटीट्यूड ऑफ द पीपल। तो हमने अपने वोटर एजुकेशन के जरिए इसको रेजिस्ट किया, इसको फाइट किया। यही वजह है कि लोग आज तक भी वोट देने तो आ रहे हैं, लेकिन वो जो इलेक्टोरल या SIR एक्सरसाइज की वजह से जो करोड़ों डिलीशन हुई है, मैं उससे बड़े चिंतित हूँ, जैसे कि बहुत लोग चिंतित हैं। क्यों चिंतित हैं आप SIR से? आपका नाम सडनली कट जाए, हाँ। तो और आप बल्कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये कि पहले लोग कहते हैं ना, मैंने तो ज़िंदगी में वोट नहीं दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। हम कई शुरू में हमने यही सुना था कि ठीक है नाम कट गया, कोई बात नहीं, हम तो वोट पहले नहीं देना चाहते थे, कोई बात नहीं। लेकिन पता लगे कि आपकी सिटीजनशिप भी गई, आपके सारे वेलफेयर स्कीमों से निकाले गए। तो SIR क्या कुरैशी साहब पहली बार हो रही है? 2003 का भी जिक्र है। 2002-3 तक होती थी। हाँ। तो लेकिन इतनी इंटेंसिव के जो आप इंटेंसिव रिविजन जो होती थी वो सिटीज़न को ट्रस्ट करके वो होती थी। हम उनको फॉर्म पहले से जाके ये देना, ये भर के दो, 20 साल पहले आप कहाँ थे ये बताओ, ये सब उसमें नहीं होता था। तो SIR में उस वक्त क्या होता था? SIR में बेसिकली डोर टू डोर ही होता था, जो आज भी होता है। हाँ। लेकिन जरा रिगरसली होता था, न कि सैम्पल हो गया कि छोटा सैम्पल ले लिया, बड़ा ले लिया, रिगरस स्क्रूटिनी होती थी। लेकिन 2002-3 में उस वक्त की कमीशन ने फैसला किया कि अब आगे से हमको SIR करने की इंटेंसिव, बल्कि SIR की तो टर्म 2002 में भी नहीं थी, इंटेंसिव रिवीजन थी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम भी नहीं था। तो फिर ये उन्होंने फैसला किया कि आगे से हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं। क्यों ज़रूरत नहीं? कि सब नाम तो कंप्यूटर पे आ गए। अब कंप्यूटर में आप दोबारा से तुम्हारा नाम मेरा नाम ढूंढना शुरू करें, उसकी ज़रूरत नहीं। सिर्फ एक जो जैसे बंगाल में हुआ है कुरैशी, बहुत से लोगों के मतलब कई ऐसे नाम थे जो कि वोट करते ही नहीं थे, मर गए थे। हाँ। ठीक है, उनके नाम हटना लाजमी था, ज़रूरी भी थे। और कई ऐसे नाम थे जो जिनको जाना पड़ गया बाकायदा अदालत में। लेकिन वो ज़रूरी इसलिए था क्योंकि अगर इंटेंसिव रिवीजन नहीं होगा तो घुसपैठ और तरह तरह के जो यहाँ पर इलीगल तरीके से आप चाहे वो वोटर ID कार्ड हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, ये सब वहाँ पर बाकायदा पैकेजेस चल रहे थे कि आप आइए, बॉर्डर क्रॉस कीजिए और आपको हम वोटर बना देंगे। ठीक है। आप मैं आपको इससे पहले बिहार लेके जाता हूँ। जब बिहार की एक्सरसाइज हुई थी तो सबसे पहला रीज़न यही दिया गया था कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, यानी बांग्लादेशी, उनको पकड़ने के लिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ। 8 करोड़ लोगों को दौड़ाया,
हाँ। आज तक ये नहीं बताया कि कितने बांग्लादेशी पकड़े। वो कह रहे हैं ये हमारा काम नहीं है, नहीं, ये होम मिनिस्ट्री का काम, ये गलत, मतलब नहीं, नहीं, चुनाव नहीं, आयोग का काम नहीं, नहीं नहीं, है। नहीं, वही नहीं कह रहा। जिस वजह से उन्होंने एक्सरसाइज शुरू की थी कि फॉरेनर्स को एक्सक्लूड करें, हाँ। तो वो ये तो बताए कि कितने पाए गए, पर जिसकी चुनाव आयोग ये बता सकता है? बिल्कुल बता सकता है भाई, जिनको उन्होंने इस ग्राउंड पर डिलीट किया है वो तो गिनती तो बताएगा ना। तो वो गिनती तो बता देते, कहाँ पर बता ये नहीं बताते नहीं हैं। तो कहाँ बताया उन्होंने आज तक कि कितने फॉरेनर उन्होंने पकड़े जिसकी वजह से उनको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट हाँ, वो ये देने कहते हैं ये हमारा काम नहीं है। होम मिनिस्टर का काम है, हाँ, वो तो होम ठीक मिनिस्ट्री है, का काम है। लेकिन आपने सिटीजनशिप की बेसिस पे अगर किसी को निकाल दिया तो कितने निकाले वो तो बता दो, कितने पकड़े थे। उन्होंने आज तक नहीं बताया, लेकिन हमने मीडिया में क्या पाया कि 8 करोड़ को दौड़ाने के बाद 500 लोग पाए गए फॉरेनर। उनमें से 150 बांग्लादेशी थे, 350 नेपाल की हिंदू औरतें जो शादी करके आई थी। तो 150 लोगों को पकड़ने के लिए आपने 8 करोड़ लोगों को दौड़ाया, तो फिगर तो बताओ कि इतने फॉरेनर पकड़े गए। उसी नाम से तो आपने एक्सरसाइज शुरू की है, तो बताते क्यों नहीं हो? तो आप ये कह रहे हैं एसआईआर नहीं होना चाहिए? नहीं, एसआईआर की जरूरत ही नहीं थी। ये डिसीजन इंटरनल सिक्योरिटी, नो इंटरनल सिक्योरिटी आप जो तरीका कर रहे थे उसी से होता कि भाई अभी भी बीएलओ आपके घर जाता है। हाँ। लेकिन अब आपको एक फॉर्म के पुरानी हिस्ट्री बताओ, ये बताओ वो था। अभी भी आपके कोई देखो, रूबिका तुम्हारे घर में ये 5 वोटर हैं, इनके ये नाम है, ठीक है। हाँ। वो अगर ठीक है तो वो अगले दरवाजे पे चले जाएंगे। उसमें एक क्वेश्चन ऐड कर दो कि रूबिका तुम्हारे पड़ोस में दोनों तरफ कोई नया फेस तो नजर नहीं आया तुम्हें? हाँ। जो फॉरेनर हो सकता है। हाँ। पड़ोसी तो सबसे पहले शिकायत करता है, वो फट से बता देगा कि जी इसमें यहाँ पे एक आदमी कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ। हाँ। तो ये जो डोर टू डोर रिवीजन है जो हमारा मतलब ये पहले से था, ये पहले से था, और हाँ। उसमें ये क्वेश्चन और ऐड कर देते। अच्छा, ये क्वेश्चन आप कह रहे हैं कि पहले अगर ऐड कर देते तो एसआईआर की जरूरत नहीं थी, वही काम ये करते और बड़े पीसफुली। लेकिन आपको सारे पहले पर अगर पड़ोसी से लड़ाई चल रही होती नहीं, तो इसीलिए तो पड़ोस के ऐसे बहुत सारे केसेस नहीं, तो वो कोई उसको बताने थोड़ी जा रहे हैं कि पड़ोसी ने बोला है। तो आपसे बात कर रहा हूँ, आपने पड़ोसी का जवाब दिया, मतलब वो बिल्कुल ऐसे कि मान लीजिए मेरी कुरैशी साहब से नहीं बनती और मैं उनके बगल में रहती हूँ, फॉर्म 7 वो मेरे पास आए बीएलओ, तो मैं कहूँ ये कुरैशी साहब के यहाँ आजकल किसी का आना जाना हो रहा है, मुझे सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी आपसे लड़ाई चल रही है। रूबिका हो ये रहा है, सबसे ज्यादा फॉर्म 7 जो डिलीशन के होते हैं पड़ोसी दाखिल करता है। अच्छा, बिल्कुल, वो दुश्मनी में क्योंकि ज्यादातर ताल्लुकात खराब होने के चांसेस होते हैं। वो फॉर्म 7 भर के जी इनका डिलीट कर दो, बोगस कि ये तो इनकी तो डेथ हो चुकी है। कितने लोग सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो गए थे कि जी हमको डेथ डिक्लेयर कर दिया, हम तो आपके सामने जिंदा खड़े। ऑन अ सीरियस नोट कुरैशी साहब, अब तक सीरियस नहीं था क्या? नहीं, ऑफ कोर्स सीरियस थे, लेकिन एसआईआर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत से ऐसे घुसपैठियों को देश में दाखिल कर दिया गया है और उनको वोटर बना दिया गया है। क्या आपने अपने टाइम पर ये प्रॉब्लम फेस नहीं की? नहीं थी, जो थोड़ी बहुत थी ना, लेकिन डेड वोटर्स की थी कि लोग जैसे, लेकिन उनको लोग रिमूव नहीं कराते। डुप्लीकेट वोटर्स की थी, हम हमेशा डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से स्ट्रगल करते रहते थे, माइग्रेट कर गए, वो ये प्रॉब्लम हमेशा थी और इनका सोल्यूशन हम निकालते ही थे। फिर भी 1% 1.5% इनएक्यूरेसी रह जाती थी। अब जो ऑलरेडी 30 साल में जो हमने इलेक्टोरल रोल बनाया, को कंप्यूटराइज कर दिया, उसको 99% एक्यूरेसी पे पहुंच चुका था। 1% से हम खेल सकते थे। हाँ। तो उसको हमने वेरीफाई करने के लिए ये जो डोर टू डोर जाके हम ये कर सकते थे। इन्होंने क्या किया कि जी अब तक के जो रोल है सब बेकार है। तो जिस इलेक्टोरल रोल से ये सरकार बन के आई है, आज की सरकार, वो उन्हीं इलेक्टोरल रोल से आई है। अगर ये वैलिड सरकार आज की उस रोल से आ सकती है, तो अगले दिन 2 महीने बाद आप इसको कहें कि ये तो रोल रद्दी की टोकरी के लायक है, क्या मतलब हुआ? कराओ फिर दोबारा इलेक्शन, जब आप ही ने उन रोल को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। आप ये कह रहे हैं कि इनको वोट करने वाले एसआईआर में रोक दिए गए, मतलब वो इलेक्टोरल का हिस्सा रहे, और जो इनको वोट नहीं करते थे उनको बाहर निकाल फेंका। एक तो ये इल्जाम जो है जिसमें बड़ा दम है, दूसरे सीधी क्योंकि मতুआ समाज के बहुत सारे लोग थे जो बीजेपी के वोटर हैं, जरूर होंगे, और वो कह रहे थे कि हमारा वोट कट गया है। नहीं, ये हो सकता है कि इस चक्कर में कुछ दोनों साइड के वोट कटे हों। हाँ, तो पर ये कह देना कि सिर्फ बीजेपी जीत रही है इस एसआईआर से। नहीं, इसके पक्षपात में न जाते हुए भी 27 लाख लोगों को वोटिंग लिस्ट से हटाया गया और उनकी अपीलें चल रही हैं। ठीक है, तो ये तो, और जिनमें थोड़ी बहुत 2-4 हज़ार जो जजमेंट आई हैं, 95% ये आई हैं कि ये तो वैलिड वोटर हैं, लेकिन ये वोट देने से तो महरूम कर दिए गए। हाँ। तो 27 लाख जो वैलिड वोटर, 27 में से 25 लाख भी अगर वैलिड थे, वो वोट ना दे पाए,
तो इलेक्शन तो उस पर इलेजिटिमेट तो हो गया। कोर्ट ने इंटरवीन किया था ना कुरैशी साहब। ये केवल एक पश्चिम बंगाल में हुआ, जी बाकी सारी जगह जहां चुनाव हुए वहां भी एसआईआर हुआ, लेकिन इस तरीके की गंभीर स्थिति पैदा नहीं हुई थी। नहीं, आप तब देखिए, भी आप मानेंगे कि एसआईआर नहीं होना चाहिए, जबकि रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हम लोग पिछले 70 साल से क्या करते थे, यही तो करते थे, इलेक्टोरल रोल हर साल रिवाइज, हम भी तो वही करते थे, लेकिन विदाउट हरासिंग द पीपल। तो अब कोई 10 to 15% वोटर पूरे हिंदुस्तान में डिलीट हो गए। अब इनका जब फेट अल्टीमेटली डिसाइड होगा बरसों में और पता लगे कि एलिजिबल था। मैंने उसमें एक एनालॉजी भी दी थी कि कानून है, देश का कानून है कि 10 कातिल मर्डरर्स उनको छोड़ा जा सकता है, एक इनोसेंट को हैंग न कर दें। ये उद्देश्य का, ये कानून का उसूल है। Why तो do you think कुरैशी साहब कि एसआईआर फिर किया जा रहा है? आप कह रहे हैं पहले से ही चला आ रहा था, इसमें ये ऐसा है क्यों किया जा रहा है? नहीं, ये एसआईआर की ये किस नियत से किया जा रहा है? बहुत से लोग कहते हैं कि एनआरसी बाय द बैकडोर है, और मैं भी उसी ख्याल का हूँ कि एनआरसी बाय द बैकडोर है, क्योंकि सिटीजनशिप लोगों की छीननी शुरू कर दी। अब आप लोगों को इतना डिफेंसिव पे कर दिया, और तो और पहले तो उसका कॉन्सिक्वेंस था कि सिर्फ वोट नहीं दे पाएंगे, अब पता लगा उनको पासपोर्ट भी नहीं मिलेगा। उनकी 3 चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि हम उनको सारी वेलफेयर स्कीम से महरूम कर देंगे अगर वोटर लिस्ट से गिर गए। तो आपकी तो सिटीजनशिप भी गई, सारे बेनिफिट स्कीम गई, सभी कुछ गई। तो सिर्फ इलेक्टोरल रोल, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट को कहा था कि इसकी इम्प्लीकेशन सिटीजनशिप वगैरह पे नहीं होगी, लेकिन ऑन द ग्राउंड क्या हुआ? 3 चीफ मिनिस्टर ने बोला हुआ है कि हम इन लोगों को सारे जो राशन वाशन, ये वो, विडो पेंशन, सारी चीजें बंद कर देंगे। चैलेंज इन दी सुप्रीम, बयानात देने वाले तो आपने तो खूब ऐसे नेताओं को देखा है। नहीं देखो रूबिका, चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ठीक है, ट्रिब्यूनल में आर्बिट्रेशन चल रहा है, 27 लाख कोर्ट केसेस शुरू हो गए। हमारा सूरत जुडिशियल सिस्टम क्रैश पे आ गया क्योंकि इतने पेंडेंसी। वन स्टेट ना कुरैशी साहब, इट इज ओनली वन स्टेट। बाकी सारी जगह जहां पर हुआ है इतना कोहराम नहीं बचा है, स्पेशली इन पश्चिम बंगाल, और उसमें इसलिए भी क्योंकि वो एकदम बगल से लगता हुआ राज्य, और वहां घुसपैठ के बहुत सारे मामले आए थे। असम में क्यों नहीं हुआ? असम भी तो बगल थे, असम ज्यादा बगल में, असम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वही तो मैं आपसे कह रही हूँ, एसआईआर को लेकर वहां तो इतनी प्रॉब्लम नहीं। वहां पे स्पेशल रिवीजन होता है क्योंकि वहां पे उन्होंने कहा कि एनआरसी पहले हो चुका है, तो इसलिए वहां पे जरूरत नहीं। तो और वहाँ पे तो कोई एसआर हुआ फिर भी कोई डिलीशन विलीशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जगह जो 10-12% डिलीट हुए, ये सब अगर कोर्ट में जाएंगे, बंगाल में तो ट्रिब्यूनल बन गए थे। 10-12% डिसीज्ड है या फिर हाँ, मोस्ट ऑफ देम आर डिसीज्ड। नॉट मोस्ट ऑफ देम, सम ऑफ देम आर डिसीज्ड, सम ऑफ देम आर माइग्रेंट, सम ऑफ देम आर डुप्लीकेट। ग्रांटेड, दैट इज व्हाट वी लुक फॉर। लेकिन वो कितने परसेंट है उसमें से? बंगाल में जो ट्रिब्यूनल ने कितने 5% लोगों को इस कैटेगरी में बताया, 95% को वैलिड वोटर बताया। तो उस परसेंटेज 27 में से आप 27 में से अगर 95% को ठीक पाया जा रहा है, तो अब आप देखिए 27 में से 25 को ठीक पाया जाएगा इवेंचुअली, लेकिन उसको करते करते 21 साल लग जाएंगे। 21 साल तक आदमी वोट से महरूम रहेगा। तो आप ये कह रहे हैं एसआईआर एनआरसी है बैकडोर? ये एनआरसी बैकडोर है। इससे फायदा क्या होगा? फायदा बस ये होगा कि, और किसको होगा? मतलब चुनाव आयोग को होगा? नहीं, चुनाव आयोग को नहीं होगा, चुनाव उसके बजाय तो ये फायदा किसको होगा? भाई सरकार को होगा कि सरकार की जिन लोगों को पसंद। ये हुआ कि सरकार के कहे पर चुनाव आयोग ये काम कर रहा है? नहीं, कुछ पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पब्लिक परसेप्शन तो यही है कि जितने। डू वी हैव अ प्रूफ? एक तो होता है कि परसेप्शन पर, एंड आई नो एसवाई कुरैशी प्रूफ के बगैर तो बात नहीं। प्रूफ कौन लिए? कहाँ से आएगा प्रूफ? कोई गवर्नमेंट का दिया हुआ कोई एफिडेविट आपके सामने लाके पेश किया जाएगा? तो फिर ये तो परसेप्शन हो जाएगा। नहीं, तो परसेप्शन का रिजल्ट तो देखिए ऑन द ग्राउंड। द फैक्ट कि 10% 15% हैव बीन डिलीटेड, इज इट अ फैक्ट और नॉट? क्या उनमें से जेन्युइन वोटर हैं कि नहीं, ये इज इट अ फैक्ट और नॉट? बंगाल में जब देख लिया कि 95% लोग लेजिटिमेट वोटर निकल के आ रहे हैं, इज इट अ फैक्ट और नॉट? दीज आर द फैक्ट, दिस इज द सबूत। बट दे आर सेइंग क्योंकि हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, और अगर मान लीजिए कोई गड़बड़ हो जाती है तो आप जाइए, वहां पे ट्रिब्यूनल आपके लिए सेट किए हुए हैं। यही इसी पे मैं आ रहा था कि कितनी आसानी से आपने कह दिया, जाइए ट्रिब्यूनल। गरीब आदमी ट्रिब्यूनल में जाएगा, कोर्ट का केस लड़ना आसान काम है। दिस इज अ कोर्ट केस। आप ट्रिब्यूनल लड़ने के लिए वकील हायर कीजिए, वकीलों की चांदी हो जाएगी।
ठीक है, मिल जाएगी कि आप चले जाइए कोर्ट में चले जाइए, बहुत आसानी से कोर्ट ने भी ये कहा है। बट शुड अ पर्सन हु इज नॉट इंडिया सिटीजन वोट, क्या उसे वोटिंग का अधिकार होना चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो फिर उसको कैसे आप चिन्हित करेंगे और उसको कैसे आप बाहर निकालेंगे? नहीं, जो पिछले 20 साल से हम निकाल ही रहे हैं, बहुत निकाले, हर साल निकाले हैं। जो डोर टू डोर जाके करते हैं वो यही तो करते हैं कि उसमें डेड वोटर्स और डिलीटेड और एब्सेंट शिफ्टेड वगैरह तो अलग हो गए। उसमें अगर ये कोई फॉरेनर बताया किसी ने आस पास से, और फॉर्म 7 की एप्लीकेशन आती रहती हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करके निकालते हैं, हमेशा 20 साल से निकाल रहे हैं। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो बिंदु आपने रखे, जो नुक्ते आप लेकर आ रहे हैं टेबल पर, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो वो नुक्ते देखे होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर से मना क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई हमारे राइट्स को, हमारे डेमोक्रेटिक हक को अगर कोई गार्ड करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट है, हम ये मानकर चलते हैं। ये मानकर चलते हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये बिंदु क्यों नहीं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट, कोई तो बात होगी ना। सुप्रीम कोर्ट हमेशा, या कोई भी कोर्ट या कोई भी इंस्टीट्यूशन, वो 2-3 इनकम्बेंट होते हैं। उसी सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं डिसीजन को एक और सुप्रीम कोर्ट के अनदर 3 जजेस उसको चेंज भी कर देते हैं, आए दिन करते हैं, या हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट रोक देते हैं। नहीं हुआ ना, एसआईआर इज गोइंग टू बी कंटिन्यूअसली। लेकिन ये कि भाई ये गॉड की आवाज है सुप्रीम कोर्ट, ये मानना गलत है। कोर्ट से गलती हो सकती है, ये उनका गलत असेसमेंट रहा होगा और उस पे लोग उंगली उठा रहे हैं। बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, मतलब एसआईआर के लिए आप कह रहे हैं कोर्ट ने भी गलत डिसीजन नहीं, कोर्ट की डिसीजन को तो लोग चैलेंज कर रहे हैं कि भाई ये देखिए, जिस तरह उन्होंने अब 27 लाख जो मिसिंग वोटर्स हैं उसका के लिए अब कौन जिम्मेदार? इलेक्शन कमीशन तो नहीं चाहिए, बिल्कुल। लेकिन किसने फैसिलिटेट किया? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट भी जवाब दे कि ये 25 लाख, उसमें से 27 में से 25 लाख तो लेजिटिमेट वोटर उन्हीं की ट्रिब्यूनल बता रही है। तो इन 25 लाख को जो वोट का इख्तियार छीना गया पिछले इलेक्शन में, हु इज आंसरेबल? समबडी हैज टू बी अकाउंटेबल, इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट, इंक्लूडिंग द इलेक्शन कमीशन। सो इलेक्शन कमीशन जवाब दे, सुप्रीम कोर्ट क्योंकि उसके साथ खड़ा रहा जवाब दे, सरकार नहीं, सरकार has got nothing to do. सरकार has nothing to do with it. इलेक्शन कमीशन पीछे से कुछ भी ये पीछे का ही तो खेल में समझना चाहिए। व्हाट इज दिस पीछे से कोई कुछ कर रहा है? नहीं, मैंने पीछे से कौन कुछ है ये पीछे? मैं उल्टी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पीछे से कुछ भी हो रहा है, हमें उससे ताल्लुक नहीं। इसमें इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया, सुप्रीम कोर्ट ने। आप उस सिस्टम का हिस्सा रहे, यू वर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स। देखिए हमारे, यू वुड नो मच मोर। यस, है ना? क्या सरकार का इतना अधिकार होता है, हस्तक्षेप होता है? जीरो। क्या आपको जब आप सीईसी थे तो फोन करके कहा जाता था कि ऐसा करो एसवाई कुरैशी साहब, हमें महाराष्ट्र में जिता देना, झारखंड में हरा देना, केरल में भी हरा देना, लेकिन राजस्थान में जिता देना, ऐसा हो सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। और उसका सबूत, हमने लॉ मिनिस्टर ऑफ द लैंड को सेंश्योर किया और 3 कांग्रेस के मिनिस्टर को चार्जशीट किया था। रूलिंग पार्टी थी, उन्होंने हमको अपॉइंट किया था, हमने चार्जशीट किया था, बिकॉज हम न्यूट्रल थे और फेयरलेस थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमको पे प्रेशर डाल सके। पर ये कैसे हो सकता है कि आप राष्ट्रपति को खत लिख लें? और ये मेरे ख्याल से लोकतंत्र में पहली मर्तबा था कि सीईसी ने राष्ट्रपति को खत लिख दिया। राष्ट्रपति को खत लिखा अगेंस्ट द लॉ मिनिस्टर ऑफ द लैंड। ये चीज इम्पोर्टेंट है। मंत्री के खिलाफ आपने खत लिख दिया। यही तो इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि उनके खिलाफ बीजेपी ने हमसे एक शिकायत की जो हमको जेन्युइन लगी, लेजिटिमेट लगी, कि इन्होंने मॉडल कोड की वायलेशन की और बाद में यहाँ तक कह दिया कि वी डोंट केयर, इलेक्शन कमीशन में सूली पे भी चढ़ा दे, मैं तो पिछड़ों के लिए बात करता हूँ। पहली बार नहीं, दूसरी बार भी, है ना? जब दूसरी बार भी तो मैंने ही राष्ट्रपति को खत लिखा था। तो द फैक्ट कि हमने, आपने राष्ट्रपति को क्यों खत लिखा? आपने हेड ऑफ द गवर्नमेंट को क्यों नहीं खत लिखा? क्योंकि हमने तो मनमोहन सिंह, तो हमने इस पर डिबेट की थी कि भाई हम इसको किसको खत लिखें, क्या हम पीएम को लिखें? तो हमने कहा कि भाई पीएम तो एक गवर्नमेंट का हिस्सा ही है और हम शिकायत कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, तो गवर्नमेंट के खिलाफ शिकायत तो गवर्नमेंट के ऊपर जो है प्रेसिडेंट उसको करेंगे ना। Isn't it surprising कि मनमोहन सिंह साहब को ये पता ही नहीं था कि सलमान खुर्शीद अपनी पत्नी के चुनावी क्षेत्र में जाकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं? ये तो सवाल ही नहीं पैदा हुआ। तो पब्लिक डॉलर थी, तो उधम मची थी, कोर्ट की केस में हियरिंग हमारे यहाँ 4 दिन हुई थी। तो फिर इतना टाइम क्यों लगाया उन्होंने आपको बुलाने में? नहीं, उन्होंने कोई नहीं बुलाया, ये बड़ा गलत कह रहा है, उन्होंने नहीं बुलाया, वो कभी हमको बुला ही नहीं सकते थे। तो फिर
वो ये था कि जब हमने सुना कि उनके कुछ मंत्री लूज टॉक कर रहे हैं कि सलमान को हमने चार्जशीट कर दिया कि भाई ये देखो कितना एरोगेंट हो गया है, हाँ। और इलेक्शन कमीशन एरोगेंट, जब उन्होंने हमारे बारे में लूज टॉक की तो मैंने मीडिया एडवाइज़र पीएम को कहा कि देखो तुम्हारे मंत्री लूज टॉक कर रहे हैं, अगर मैंने इसको मशहूर कर दिया, इस बात को बता दिया लोगों को, तो आपको मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। तो कह लेंगे मैं पीएम को बता दूं। मैंने कहा उन्हीं की गोशगुजारी के लिए तो है, ताकि वो अपने मंत्रियों को कंट्रोल करें। अगले दिन प्राइम मिनिस्टर का बिल्कुल पैनिक कॉल आती है, कुरैशी जी मैं आपसे फ़ौरन मिलना चाहता हूँ। अगर मैं कहता आ जाइए मिलने के लिए, वो आ जाते। तो उस पर मैंने कहा कि सर आप प्रधानमंत्री हैं, आप बताइए, जहाँ आप कहेंगे जब कहेंगे मैं हाजिर हो जाऊँगा। तो उन्होंने कहा आप आ सकते हैं शाम को। मैं आ जाऊँगा 7 बजे। 7 बजे अब जब मैं गया हूँ 7 बजे दरवाजे पे खड़े हुए वेट कर रहे थे, जो बाय द वे वो कर्टियस आदमी है, वो हर गेस्ट के लिए खड़े होते हैं, हर गेस्ट के लिए खड़े होते हैं और उसको सी ऑफ करते हैं दरवाजे पे। तो फॉरेन लेके फिर उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे बारे में ऐसे सोचते कि गोया मैं इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठा रहा हूँ, तो मैं तो खुदकुशी कर लूँगा ना। इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट तो हमने इमेजिन नहीं किया था। मैं तो धचके में रह गया। और फिर अपने को कंट्रोल करने के बाद फिर मैंने उनको काम डाउन करने के लिए 15-20 मिनट लगाए कि मैंने कहा सर ये आपके लिए नहीं था, आप तो इलेक्शन कमीशन के सबसे बड़े सपोर्टर हैं। और फैक्ट ये वो हमेशा कहते थे। पर ये ऐसा कॉन्फिडेंस कानून मंत्री में कैसे आ गया कि वो चुनाव आयोग को कुछ ना समझे और वो ये कहे 4.5 से 9 हम करेंगे, जो जिस सूली पर लटकाना है तो लटका दे। अब कैसे आ गया वो उन्हीं से पूछा जाए, लेकिन जो आया था हमने उससे अप्रोप्रिएटली डील किया। हमने उनके पर काटे अच्छी तरह, सेंश्योर किया, जिसकी कोई सुप्रीम कोर्ट में अपील तक नहीं है। अच्छा, ये जब सारी बातें हुई तो फिर सलमान साहब ने आपको फोन किया कि नहीं, नॉट एट ऑल। बल्कि बाद में ह्यूमन रिलेशन परफेक्ट रहे, जस्ट थोड़ा जेंटलमैन अदरवाइज। वो तो इलेक्शन की हीट में हर किस्म की बातें लोग कर जाते ना। तो उन्होंने जाके कि जी मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी बीवी के इलेक्शन भी अपनी वाइफ का, उसमें तो वो ज़्यादा जोश में आ गए। उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी। क्या मालूम था कि बीजेपी उनके पीछे पड़ जाएगी और इलेक्शन कमीशन पर ये एक्शन लेगा। लेकिन एज ए ह्यूमन हमारे रिलेशन उनसे पहले भी अच्छे थे, अभी भी बहुत अच्छे, अभी वार्मली मिलते हैं। आजकल कुछ जब वो सुनेंगे ये सारा इंटरव्यू, तो पक्का फोन करेंगे आपको। नहीं करे ना करे, लेकिन उनको एक अनप्लेजेंट फीलिंग तो रिवाइव होगी ना। एक नए ये जो 2023 का जो नया कानून आया कुरैशी साहब, कि जो चुनाव आयोग थे उसकी नियुक्ति में प्रक्रिया में बदलाव होगा। और वो प्रक्रिया में ये है कि पहले तो भाई गवर्नमेंट की तरफ से चुन लिया जाता था, अब उसमें कुछ चेंजेस है। एक समिति बनेगी जिसमें लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष होंगे, और राहुल गांधी मांग भी करते रहे कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली समिति में पीएम हो, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा हो और देश के मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए। पर उनकी सरकारों के दौरान ये सिस्टम नहीं था, ये आप भी जानते हैं। आपको लगता है कि तब की व्यवस्था बेहतर थी या नहीं आज की तारीख? देखिए, ये डिमांड तो बहुत पहले से थी कि इतनी इलेक्शन कमीशन की पोस्ट इतनी पावरफुल है पॉलिटिकली कि इसके ऊपर अंकुश तो थोड़ा सा होना चाहिए, और इसका जो अपॉइंटमेंट सिस्टम ऐसा हो जिसपे कोई सरकार पे उंगली ना उठा सके कि इन्होंने अपने फेवरेट्स लगा दिए। तो हालांकि अच्छा, कोलिजियम सिस्टम से हम अनफेमिलियर तो नहीं है। ऑलरेडी आरटीआई में सीवीसी कितने पोस्ट हैं जो कोलिजियम के जरूर पिछले 20 साल से हो रही हैं। और कोलिजियम क्या है? प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। यही कोलिजियम आगे भी चलाया जा सकता था। कोलिजियम अब इन्होंने क्या बना दिया कि प्राइम मिनिस्टर और उनका अपॉइंटेड एक कैबिनेट मिनिस्टर। तो ऑब्वियसली कैबिनेट मिनिस्टर और पीएम तो एक ही राय के होंगे, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो आउट वोट हो गया, तो उसकी जो निष्पक्षता है वो तो फॉरन डाउट में आ गई। तो ऑप्टिकली इट इज़ वेरी क्वेश्चनेबल एंड इट वाज टोटली अननेसेसरी। जो कोलिजियम 20 साल से काम कर ही रहा है, आज तक चीफ जस्टिस ने कभी इस प्राइम मिनिस्टर को किसी को एम्बैरस नहीं किया। जो उनका प्रपोजल होता था वो उसको मानते ही चले आ रहे हैं। यहाँ पे भी ठीक चलता जाता। तो ये जो ऑप्टिकली जो ना जानबूझ के ठीक है तुम कोलिजियम बनवाना चाहते थे, लो ये कोलिजियम देते हैं हम तुम्हें, इस कोलिजियम के ऑप्टिकली ये बड़ा ऑब्जेक्शनेबल हो गया। और इससे पहले जो व्यवस्था थी वो भी तो कोई बहुत नहीं, वो भी तो आपत्तिजनक थी, जिसपे मैंने सीईसी ये कहा है कि मैं अगर अपॉइंटमेंट मेरा लेटर गवर्नमेंट ने मुझे दिया, अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने भी साइन किया होता तो मैं स्ट्रॉन्गर फील करता। करण थापड़ के एक इंटरव्यू में उसने मुझसे पूछा बनाओ दसी थी, तो जो उनका अंदाज़ है कि क्लैरिफाई करते हैं, उन्होंने कहा यू मीन अगर सुषमा स्वराज लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी साइन करती हैं तो तुम अच्छा फील करते? मैंने कहा डेफिनेटली, बिकॉज उससे पब्लिक परसेप्शन कि भाई प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑपोजिशन दोनों ने एक आदमी को अच्छा पाया तो ये ठीक ही होगा। तो उस पर उंगली उठाने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं, खत्म ही हो जाते हैं।
अच्छा, आप कह रहे हैं पहले की व्यवस्था भी खराब ही थी, कोई बहुत बेहतरीन नहीं थी, वो फेवरेबल्स, वर यू फेवरेबल फेवरेबल टू यूपीए? नॉट एट ऑल। मैंने आपको बताया ना, चार मंत्रियों को अगर मैं चार्जशीट कर रहा हूँ तो फेवरेबल हुआ, बल्कि मैं तो ज़रा ऑपोजिशन की तरफ ज़्यादा था। तो उस पर भी लोग क्वेश्चन, आप ही ने क्वेश्चन कर दिया कि साहब वो तो पक्षपात वो नहीं है, बल्कि अगर थोड़ा बहुत मेरा झुकाव था तो मेरे तो ऑपोजिशन की तरफ था। और मोस्ट ऑफ वो ऐसा तो नहीं था कि पीछे से कुछ भी हो रहा हो, हमें क्या पता? नहीं, देखो पिछले, देखो उन 6 साल में मेन ऑपोजिशन वाज बीजेपी, माइंड यू। तो बीजेपी विल हैव नो राइट टू एटलीस्ट रेज अ फिंगर अगेंस्ट मी, क्योंकि मैं तो ऑपोजिशन की तरफ हमेशा ओपन डोर पॉलिसी, नरम दिल, ओपन डिक्लेयर्ड पॉलिसी, ये नहीं कोई सीक्रेटली डिक्लेयर्ड पॉलिसी कि ऑपोजिशन इज द अंडरडॉग। वो बेचारे कमजोर हैं, पावरलेस हैं, उनको सपोर्ट की जरूरत है सरकार से ज्यादा। सरकार से तो हम तुम थोड़ा बहुत पंगा भी ले लें। So S.Y. Qureshi is saying that he was favorable, he favored more the opposition party, जो कि बीजेपी है उस वक्त। आप बीजेपी और भी, हाँ। और आज अब बीजेपी जब सरकार में है तो आप उनके फेवर में कतई नहीं है। नहीं, ये तो आप उसको इन्फ्लुएंस निकाल रही हैं। मैं तो जो अपने ज़माने की जो जनरल बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन को हर एक पार्टी को अपने साथ लेके चलना चाहिए, और रूलिंग पार्टी के तो पोजीशन बिल्कुल अलग है। सारी ऑपोजिशन पार्टी को उनमें पूरा विश्वास होना चाहिए। वो विश्वास हासिल करने के लिए आप क्या करेंगे? दरवाजे खुले रखेंगे, बात सुनेंगे। पहले के नेताओं में, चाहे वो ऑपोजिशन लीडर्स हों, चाहे वो सरकार के रहे नेता हों, और आज के नेता हों, जब आप देखते हैं थोड़ा दूरी से, क्योंकि पहले तो आप सिस्टम में थे, तो आपको लगता है कि पहले बेहतर लोग थे, रिश्ते बना कर रखते थे, मतभेद होते थे पर मनभेद नहीं होता था। आज वो सिस्टम दिखता नहीं है, आज वो स्नेह दिखता नहीं है जो कभी सुषमा स्वराज में और मनमोहन सिंह में जुगलबंदी हो जाया करती थी संसद में। इट इज़ नॉट टुडे। नहीं यार, ये तो आपने ठीक ही कहा कि क्या मतभेद और मनभेद, हाँ। तो फैक्ट ये है कि आजकल मनभेद ज़्यादा है जो दिखाई दे रहा है। आई एम नॉट प्रिवी टू व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड, लेकिन जितना मीडिया में हम देखते हैं उसके मुताबिक तो ये लगता है कि रिलेशन बिटवीन रूलिंग पार्टी एंड द ऑपोजिशन they leave much to be desired. And who do you think is responsible for this? नहीं, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पावरफुल पार्टनर होता है ना, उसकी ज़्यादा होती है। दूसरा तो पिटा हुआ है, ऑलरेडी हारा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी कि वो जाके वो क्या कर लेगा। तो फिर हारा हुआ तो सिंपैथी होनी चाहिए। हारे की तरफ तो सिंपैथी, तो 1 साल की सिंपैथी, 2 साल की, 5 साल की, 10 साल की, मतलब कितनी सिंपैथी? नहीं, लेकिन हारे हुए पे कहेंगे तो जाके रिलेशन इम्प्रूव कर ले, वो बेचारा कहाँ से करेगा। तो इसलिए जो मोर पावरफुल पार्टनर है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने से कमजोर को कंफर्टेबल कराए, नॉट द अदर वे अराउंड। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन पर आपका क्या ख्याल है? वन नेशन में मेरा मिक्स ख्याल होता था। देखिए इलेक्शन कमीशन होना चाहिए कि नहीं होना? नहीं, मैं बता रहा हूँ, इसका सिंपल यस एंड नो जवाब नहीं है। अच्छा, ऐसा? हाँ, क्योंकि मैंने इस पे बहुत आर्टिकल लिखे हैं, बार लिखे हैं। हाँ। देखिए इलेक्शन कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वन नेशन वन इलेक्शन बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वोटर भी वही है, उस बूथ में जाके जो वोट देते हैं तीनों लेवल के वो वही हैं, जो लोग कराते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो भी वही है, सिक्योरिटी एजेंसी वही है। तो आप जाएं और तीनों मशीनों को बटन दबा के आ जाएं, बड़ी अच्छी चीज़ है मेरे लिए तो, क्योंकि 5 साल तक मैं जाके गोल्फ खेलूंगा, लेकिन मेरा कंफर्ट और मेरी कन्वीनियंस और कंसिडरेशन नहीं हो सकता। तो इसलिए जो इतना इंडिया इज़ ए फेडरल कंट्री, इतना बड़ा उसकी डायनामिक्स है, तो एक तो इस पे ये जो बेसिक फ्लॉ कि जो खर्चा बहुत होता है और सारा पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है, ये एग्जैजरेटेड है, गलत है। पैसा बहुत खर्च होता है, कितना होता है? 4,500-5 हज़ार करोड़ रुपए लगते हैं इलेक्शन मैनेजमेंट में। फॉर ए कंट्री ऑफ इंडिया साइज इट इज पीनट्स, उसकी तो बात ही ना कीजिए। फिर लास्ट एस्टिमेट भी न्यूज़ 2019 के इलेक्शन में सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने कि 1 लाख करोड़। मैं कहता हूँ 1 लाख करोड़ अगर इलेक्शन में खर्च हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी कंट्री है। और ये तो पॉलिटिकल पार्टीज का और कैंडिडेट का खर्चा गरीब लोगों में रिसाइकिल हो रहा है, अच्छी बात है। पर वो जो आचार संहिता लग जाती है फिर वो आचार संहिता जो है ना वो भी एग्जैजरेटेड है। आचार संहिता आप सिर्फ निकाल के पढ़ लीजिए, एंड आई स्ट्रांगली एडवाइज यू एज ए जर्नलिस्ट। 15 पेज की छोटी सी डॉक्यूमेंट है, उसमें सिर्फ 2 चीज़ें डिसअलाउड है, बाकी हर चीज़ अलाउड है। उसमें आप नई स्कीम अनाउंस नहीं कर सकते
और आप नया ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। नई स्कीम के बारे में मैं कहता हूँ कि आप 4 साल 11 महीने पावर में रहते हैं। अब वो माइनॉरिटी कोटा की जैसे बात थी कि आप बढ़ा देंगे इलेक्शन के दौरान ही, इलेक्शन से 1 महीने पहले ब्राइट आइडियाज़ क्यों आते हैं आपको? 4 साल 11 महीने क्यों नहीं आए? है ना? तो वो सारे आइडियाज़ जो बाद में आते हैं, तो उसको चेक करने के लिए ये मॉडल कोड में लिखा है कि भाई नई स्कीम आप अनाउंस नहीं करेंगे जब मॉडल कोड लागू हो गया, उससे पहले कीजिए, बड़े शौक से कीजिए, तो बाद में वो इस पे होती है। तो बाकी कोई चीज़ रुकती नहीं, ये कहना स्टैंड स्टिल हो जाता है, तो स्टैंड स्टिल तो हमने कुछ रोका ही नहीं। बल्कि कई बार क्या होता है, हमें कंप्लेंट आती थी फला मिनिस्ट्री ने फाइल रुका लिया, फला ने दबा लिया कि जी मॉडल कोड लगा हुआ है। हमें कैबिनेट सेक्रेटरी को बुला के उनको समझाना पड़ा कि अपने सारे सेक्रेटरीज को कहो कि कोई काम नहीं रुकना चाहिए, सिर्फ नई स्कीम अलाउड नहीं है और नया ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते। तो कौन सी चीज़ रोक दी गई? और उसके बाद अगर यही है, इतने जेन्युइनली ये फीलिंग थी, गुजरात और हिमाचल के इलेक्शन हमेशा एक साथ होते थे पिछले 25 साल से, लेकिन एक तरफ साइमल्टेनियस इलेक्शन और उसमें एक ये काम डिस्टर्ब हो जाता है, गुजरात हिमाचल के इलेक्शन को सेपरेट कर दिया गया। तो 25 दिन तक मॉडल कोड बढ़ा दिया ना, बढ़ा दिया तो बजाय घटाने के बढ़ा दिया। किसने बढ़ा दिया, क्यों बढ़ा दिया? जवाब दें। सो दैट्स चुनाव आयोग जिसने, चुनाव आयोग सरकार, सरकार की उसमें जरूरत होगी। तो ये नहीं क्यों बताओ, वो साइमल्टेनियस इलेक्शन जिस वजह से कहा जा रहा था, तो जो साइमल्टेनियस होता था आपने उसको स्टैगर कर दिया और 25-25 दिन तो बढ़ा दिया। आप वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में नहीं है? मैं उसके, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वन नेशन स्टैगर्ड इलेक्शन के कुछ फायदे हैं कि एक तो कितनी बार हमने देखा है कि एक MP MLA 5 साल के लिए गायब हो जाता है। कितनी बार हमने पोस्टर लगे हुए देखे कि वांटेड, मिसिंग, है ना, लापता हो गया, उसका लापता की तलाश। कम से कम बार इलेक्शन की वजह से हाथ जोड़ता हुआ आता तो है, उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। सेकेंडली हर स्टेट की अपनी अपनी पॉलिटिक्स, और तो वो भी तो 5 साल के लिए होगा ना एस वाई कुरैशी साहब? 5 साल के लिए तो होता ही है। वन नेशन वन इलेक्शन जब हो जाएंगे, हाँ, नहीं, तो वो 5 ही साल के लिए वो मैं होगा बताता हूँ ना, 5 साल के लिए तो है। और वाजपेयी सरकार 13 दिन में गिर गई थी। सपोज हमने साइमल्टेनियस इलेक्शन देश में इन्फोर्स कर दिए और लोकसभा 13 दिन में गिर गई, जो वाजपेयी साहब की गिरी थी, तो 28 स्टेट जहाँ पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटीज आई हैं, उन पे की उनकी सेहत पे असर क्यों पड़े? तो एग्जैक्टली यही तो इतिहास बताता है कि इंदिरा गांधी के टाइम पर जब एक साथ सरकारें एक प्रदेश की दूसरे प्रदेश की कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी, पहले तो सब एक ही होते थे, वन नेशन वन इलेक्शन हुआ करता था, उसके बाद फिर सब अलग अलग होने लगे, राइट? और इसीलिए वो प्रथा चल निकली। और वो कोई प्रथा नहीं है, वो कुप्रथा हो गई है। मतलब इट्स एन एक्स्ट्रा बोझ, फेयर है ना, देश के लिए। तो उसको वापस उसी व्यवस्था पर ले जाया जाए। नहीं, देखिए ये लोग अब नहीं जा सकता है, आप ये मानते हैं कि अब नहीं हो सकता है? नहीं, होने को तो हो सकता है, होने जा रहा है कुछ, लेकिन ये कि देखिए लोकल इश्यूज भी इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि अब ऑलरेडी जब आप CEC थे तो वर यू इन फेवर ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन? नहीं, मेरे बाद में ये शायद टॉपिक शुरू हुआ था और मैंने फिर भी आपने कभी विचार किया था? नहीं, मैंने ऑन द दोनों तरफ की आर्गुमेंट देने के बाद ऑन द होल माय एंड कंक्लूजन मेरा होता था कि ये अच्छी चीज़ नहीं है हिंदुस्तान के फेडरलिज्म के लिए। अच्छा, ये मेरा कंक्लूजन था और जिस पे मैं कायम हूँ आज भी, और मैं उस पर आर्ग्यू कर सकता हूँ। हाँ, वो आपने अभी किया है। तो वन नेशन वन इलेक्शन आपको लगता है कि फेडरल स्ट्रक्चर के लिए? क्योंकि एक और चीज भी बता दो कि ये देश में हर वक्त इलेक्शन होता रहता है, श्योर होता रहता है, हर तीसरे चौथे दिन होता है ना। गाजियाबाद में इलेक्शन हो रहा है तो रूबका की सेहत पे क्या असर पड़ रहा है पता भी नहीं लगेगा तुमको कि पड़ोस के जिले में। सोशल मीडिया ने तो आजकल सब चीज लोकल कर दी है ना। सोशल वो तो कर दिया, लेकिन आपकी लाइफ पे क्या, आपका तो तहसीलदार आपका अवेलेबल है, गाजियाबाद में हो रहा है, नागालैंड में हो रहा है, कहीं हो रहा है। सिर्फ 2 पार्टीज हैं जो हर वक्त बिजी रहेंगी उसमें, एक तो इलेक्शन कमीशन, क्योंकि उसने इलेक्शन कराना है जहाँ भी होगा, और एक पॉलिटिकल पार्टी जहाँ मतलब उसके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है कि जितने सरकारी कर्मचारी आपके साथ लगे हुए हैं उनको बार बार अपना जो काम कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, लेकिन फिर एक्स्ट्रा ये काम भी हर 3-3 महीने 4-4 महीने में करना पड़ता है। पर आपके जिले में हर जो ये 3 महीने में हर बार आपके नहीं हो रहा है, 5 साल में 5 साल में हो रहा है। वो तो कहीं और हो गया, कहीं और हो गया, कहीं और हो गया, उसकी वजह से कहेंगे साहब सबकी लाइफ खराब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। वो तो एग्जैजरेशन हो गई ना। आपको नियत पे शक है कि सिस्टमैटिकली आपको लगता है? नहीं, सिस्टमैटिकली, क्योंकि इसके फायदे कम, नुकसान ज़्यादा है। क्योंकि देखिए लोकल इश्यूज और नेशनल इश्यूज में बड़ा फर्क होता है। अब अगर जैसे साइमल्टेनियस इलेक्शन, कुरैशी साहब ये व्यवस्था तो पहले थी ना, नुकसानदेह थी ये व्यवस्था जब थी।
नहीं, शुरू में तो ये सोचा भी नहीं था कि मिड टर्म इलेक्शन हुआ करेंगे। बाद में जब हुए तो ये फैक्ट है, लोग कहते हैं कि हिस्टोरिकली शुरू में तो साइमल्टेनियस होते थे, हिस्ट्री है। लेकिन वो लेकिन वो हिस्ट्री बनाने वालों ने यही सोचा था ना, लेकिन वो हिस्ट्री डिस्टर्ब हुई, वो भी तो हिस्ट्री है कि जो 56 में हो गया और बाद में होता चला गया, वो भी तो हिस्ट्री है। तो वो फिर भी हो सकता है। पर अब ये भी तो है कि अब सरकारें गिरती नहीं हैं, अब तो या तो इस तरफ जाते हैं या उस तरफ जाते हैं। एंड आई थिंक ये अच्छा खासा लंबा समय अब रहने वाला है। अब जैसे पर इस डर से कि नहीं 13 दिन में सरकार गिर गई तब क्या करेंगे, तब देखी जाएगी। देखिए, इस पे इतना प्राइम मिनिस्टर ने भी शुरू में ये कहा था कि इसके ऊपर नेशनल डिबेट होने चाहिए, उन्होंने लोगों पे थोपा नहीं था। और 10-11 साल डिबेट हुई, कंसेंसस नहीं हुआ, यानी लॉजिकल कंक्लूजन ये होता है कि कंसेंसस नहीं हुआ तो इस आइडिया को ड्रॉप कर दो। लेकिन फिर सरकार ने कहा कि ठीक है, अब कंसेंसस नहीं हो रहा, डजंट मैटर, हम तो इसको करके रहेंगे। तो उन्होंने अब जेपीसी जो बिठाई है और एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई थी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्ष में। उनको मैंडेट ये नहीं दिया कि ये बताओ कि होना चाहिए कि नहीं, उनको मैंडेट ये दिया है कि होना तो है, साइमल्टेनियस तरीके बताओ कि क्या क्या चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में करनी है। तो अब ये है कि ये, लेकिन 2 साल हो गए जेपीसी को भी डिस्कस करते हुए, वो किसी नतीजे पे क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि कंटेंशियस इशू तो है, कंसेंसस अभी भी मतलब अभी भी नहीं है। आपने चूंकि प्राइम मिनिस्टर का जिक्र किया है, सबसे बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर आपको हिंदुस्तान का कौन लगता है? मैं डेफिनेटली पंडित नेहरू को कहूँगा कि देखिए, जिस वक्त हम आज़ाद हुए, उधर रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना, हमने सेक्युलरिज्म चुना जो हमारे दुनिया में बड़ी एक डिस्टिंग्विशेबल आइडेंटिटी है। वी आर ए वर्ल्ड अनटू आवरसेल्व्स। सो दूसरे सारे इंस्टीट्यूशंस आप देखिए, ये IIMs, IITs, एम्स, स्पेस, एटॉमिक रिसर्च, ये सब किसने बनाए थे? नेहरू जी ने। और उनका डेमोक्रेसी में तो विश्वास था। जो मैंने उनके एक ट्रांसलेटर होते थे, हिंदी ट्रांसलेटर प्रेमचंद आर्या, आर्मी मिनिस्ट्री में होते थे, उन्होंने मुझे पर्सनली सुना कि एक दफ़ा किसी अखबार में आर्टिकल आया कि नेहरू इज़ बिकमिंग वेरी डिक्टेटोरियल, उसको चेक करना चाहिए। और उसका लिखने वाला कौन था? नेहरू हिमसेल्फ। इसलिए नेहरू जी ने जो डेमोक्रेसी की बुनियाद, डेमोक्रेसी की बुनियाद उन्होंने मजबूत की, लेकिन वो इतने बड़े दिल के मालिक हो गए कि अक्सर चीन दे आए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी सीट दे आए। देखिए 50, ये तो हर गवर्नमेंट, हर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हर किस्म के इल्ज़ाम लग सकते हैं। क्योंकि अभी पिछले से उसमें चाइना को कितना उनकी इंक्रोचमेंट हुई है, उस पर चर्चा होती है, नहीं होती? बिल्कुल आज भी होती है। हाँ। तो इसलिए ये कहना कि जो उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, एनक्रोचमेंट इज अ डिफरेंट थिंग एंड जस्ट गिफ्टिंग अवे अ लैंड इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। इस छोटे से डिस्कशन में उस पे हम कहाँ जा सकते हैं, लेकिन कोई पुरानी गलतियां लेके, गलतियां जरूर की होंगी, इंसान थे, लेकिन उनकी जो find him the best prime minister. He was the best prime minister because he laid the foundation of the great India that we have now become. उसके ऊपर ही अब हम स्पेस में जो जा रहे हैं, अगर इस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस नहीं बनाया होता तो हम चांद पे अपना वो भेजते। एक स्ट्रॉन्ग मजबूत फाउंडेशन उन्होंने, बहुत मजबूत फाउंडेशन। What do you have to say about Prime Minister Modi? नहीं, पर प्राइम मिनिस्टर मोदी इज वेरी पावरफुल, डिसाइसिव, charismatic, and he has every opportunity to take the country forward, which he is trying his best to do. तो और बल्कि हमारे इंटरनेशनल प्रेजेंस भी जो जगह जगह वो विजिट भी करते हैं। तो आज ही मैं पढ़ रहा था कि वो उसमें कौन से कॉन्टेक्स्ट में, आई थिंक चाइना के किसी के कोई डिप्टी प्रीमियर है, आई थिंक पोलैंड के, कि अगर कोई पुतिन को समझा सकता है आज, वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी और कैरिस्मा ही है। तो अगर इस किस्म की, क्योंकि पीएम मोदी के पास जितनी पावर है उतनी पावर तो शायद पहले कभी किसी के पास नहीं थी। तो बहुत कुछ कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। और आफ्टर ऑल देखिए, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ ही रहे हैं। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि उनमें बहुत मादा है। बहुत मादा है। कौन सी वो एक चीज़ है जो आप चाहेंगे कि पीएम मोदी फौरन कर दे? नहीं, वो सब एक ऐसी चीज जो आपके जहन में? नहीं, मुझे सिर्फ ये है कि उनका जो एटीट्यूड है ना टुवर्ड्स माइनॉरिटीज, ये क्वेश्चनेबल है। एक भी एमएलए को टिकट क्यों नहीं देते हैं, एक भी एमपी को टिकट क्यों नहीं देते हैं, और ये इतनी हेट स्पीच हो रही है उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? एक सेंटेंस उनका आएगा कि खबरदार अगर किसी स्टेट में इस किस्म की एक लिंचिंग हुई तो मैं चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा।
तो विद द रिजल्ट के उनकी जो डेवलपमेंट की जो इतने अचीवमेंट्स हैं वो डिस्कस होने के पर बजाय, आपको नहीं लगता है नहीं ये मुझे कंप्लीट करने दो, ये इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ कि आजकल जो डेवलपमेंट की इतनी इतनी उनकी अचीवमेंट हैं वो डिस्कस नहीं हो रही होती। डिस्कस क्या हो रहा है कि जी यहाँ पे जेवीसी चल गया, जेसीबी चल गया, डेमोलिशन हो गई, ये हो गई, हेट स्पीच हो गई, लिंचिंग हो गई, सिर्फ उसी पे डिबेट चलती रहती है। दैट्स अ परसेप्शन, नो। उसके आंकड़े अगर आप देखेंगे तो जेसीबी उनके यहाँ भी चली है, केवल माइनॉरिटीज के यहाँ कुरैशी साहब नहीं चली। ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये कि इस किस्म की परसेप्शन एक इकोसिस्टम है जो बिल्ड कर रहा है। उसको काउंटर करने के लिए क्या एफर्ट हो रही है? जैसे मैं बताती हूँ, कोई तो स्टेटमेंट बोले नहीं जैसे ये नहीं मंजूर है मुझे। जैसे आपने वो इंटरव्यू मेरा प्रधानमंत्री के साथ देखा या नहीं देखा मुझे नहीं मालूम, इसमें मैंने उनसे सीधे तौर पर ये मंगलसूत्र वाला आपने जो बयान दिया, प्रधानमंत्री से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करूँगा मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। ही सेड इट ऑन, आप कह रहे हैं ना कि भाई पावरफुल आदमी एक लाइन बोले सब शांत हो जाएगा, ही सेड इट लाइव, उन्होंने कहा। फिर उसके बाद मैंने कहा कि मुसलमानों से आपके रिश्ते के बारे में बताइए, मतलब उन्होंने ये बात मुझसे कही कि गोधरा के बाद मेरी इमेज को ऐसा बिगाड़ा गया कि उसको आप कितनी भी कोशिश कर लो, पीपल आर ऑलवेज गोइंग टू गो अगेंस्ट इट। उन्होंने कहा आपको पता है कि ईद के दिन मेरे घर में खाना नहीं बनता था क्योंकि मैं मुस्लिम आबादी के बीच में रहता था। मेरी माँ खाना नहीं बनाती थी क्योंकि हमारे पास खाना जो है पड़ोसी मुसलमानों के घर से आता था, खीर आती थी, शीर खुरमा आता था, हम उसे एंजॉय करते थे। फिर उन्होंने कहा कि मुहर्रम में जब तक हम उसकी परिक्रमा नहीं कर देते थे आपके ताजिए की, तब तक हमें लगता था कि मुहर्रम पूरा नहीं हुआ। इमेजिन, कैन यू, ये उन्होंने मेरे इंटरव्यू में सीधा कहा है, लेकिन उसकी चर्चा मेरे ख्याल से वो आपके व्हाट्सएप पर नहीं आया होगा, उसकी चर्चा नहीं हुई होगी, पीपल डू नॉट टॉक अबाउट इट। क्या एज समवन हु रिप्रेजेंट्स द कम्युनिटी, एंड आई नो कि आप ये कहलाना पसंद नहीं करते कि पहला मुस्लिम सीईसी, आई नो इट, मैं आपको पर्सनली जानती हूँ, लेकिन फिर भी आप उस कौम से ताल्लुक रखते हैं। नहीं देखिए, बल्कि जो आपने बात कही उससे मेरी बात कंट्राडिक्ट नहीं हो रही, क्योंकि जिस शख्स का ये एक्सपीरियंस रहा है ज़िंदगी में कि सारे मुस्लिम पड़ोसी उनके खाना भेजते थे और ईद के दिन उनके खाना नहीं बनता था, तो एमएलए का टिकट क्यों नहीं देते, एमपी को क्या नहीं देते, ये पूछा आपने? हाँ बिल्कुल। क्या जवाब दिया? बिल्कुल क्या जवाब दिया? मैंने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज विनेबिलिटी, ठीक है, और ये तो हर पार्टी करती है, ये इसका, नहीं इसका मैं हाँ बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा मुझे ये बताइए कि शाहनवाज हुसैन थे, मुख्तार अब्बास नकवी थे, आपने नजमा हेपतुल्ला थी, ये सारे बड़े वो थे, लेकिन सवाल ये है कि कितने नेता मुसलमानों को बीजेपी के साथ, मैं बहुत ईमानदारी से आपके साथ चर्चा कर रही हूँ, कितने नेता मुसलमानों को बीजेपी के साथ जोड़ पाए हैं, एक बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल, इतनी स्कीम्स आप कह रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो पीएम आवास योजना हो, आप देखिए डेटा बताता है कि मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स उससे फायदे में हैं, बेनिफिशियरीज वो हैं, उसके बावजूद द वोट इज नॉट ट्रांसफरिंग टू देम, so there comes a winnability factor. I am just playing devil's advocate. Quite right. नहीं, इसका मैं काउंटर जो कर रहा हूँ, winnability is a very important consideration. लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की इतनी पॉपुलर इमेज है और उनकी कैरिस्मा है, वो लैम्प पोस्ट को भी टिकट दे दें, लैम्प पोस्ट जीत के आ जाएगा। हाँ। ये कहना कि ये विनेबल चाहिए, ये मैं मानने को तैयार नहीं, वो लैम्प पोस्ट खट जीत के आएगा। अब अगर ये you're right that he should start it, क्योंकि वो पावरफुल है और उनको ये चीज शुरू करनी चाहिए। मान लीजिए तमाम मुस्लिम जो उनके साथ जुड़ते हैं उनको सरकारी मुसलमान कह दिया जाता है, उनको संघी मुसलमान कह दिया जाता है, उनको बाकायदा अलग अलग नामों से पुकारा जाने लगता है कि जैसे ही आप मोदी से या बीजेपी से जुड़े या उनके बारे में कुछ कहने लगे, यू आर नॉट अस, यू आर नॉट वन अमंग्स्ट अस, उनको आप क्या कहें? नहीं, लेकिन आप ये देखिए, जिन 3-4 लीडरों का आपने नाम लिया जिन्होंने अपनी जिंदगी बीजेपी को दे दी और आपने उनको फिर टिकट भी नहीं दिया, राज्यसभा में तो आप ला सकते थे लेकिन नहीं दिया, तो उनको वो तो एक लिहाज से जो कहते हैं कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ना मुसलमानों ने उनको एक्सेप्ट किया ना आपने उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया, बेचारे तो वो तो पूरा टाइम रखा ना उन्हें, पर मुसलमानों ने ही वोट नहीं दिया तो हाउ लॉन्ग? आप राज्यसभा में ले आते, कम से कम कहने को तो ये इल्जाम जो है उससे इल्जाम से तो मुक्ति मिले
कि देखिए पूरी पर बड़ी एक आदमी कब तक उस इल्जाम को भुगतता रहेगा? मैं ये कह रही हूँ नहीं, कब तक नहीं, कल टिकट दे दे, इल्जाम से भुगत जाएगा, वो जीत जाएगा, ये गारंटी नहीं राज्यसभा, अरे मैं कहता हूँ लैंप पोस्ट जीत जाएगा। नहीं, पर द लव हैज टू बी टू वे, नो? आप मानते हैं कि नहीं मानते? मतलब राजनीतिक लिहाज से अगर नहीं, लेकिन उसके लिए जो कोशिश उस लव को अर्न करने के लिए तो सीनियर द मोर पावरफुल पर्सन उससे आने चाहिए ना। सो हाउ डू यू थिंक ही शुड डू इट? टिकट दो, भले ही वो जीते कि हारे। नहीं, लोग राज्यसभा इन द एंड इट्स अबाउट विनिंग, नो? ये कहना कि सारे हार ही जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। हाँ। राज्यसभा पहले आते ही थे 70 के करीब आते थे। आपको टिकट देंगे तो आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, क्योंकि पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। आप नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आपको राज्यसभा पहुंचाए तो आप बिल्कुल, मुझे कोई दिलचस्पी कोई भी नहीं, पार्टी, कोई भी पार्टी, बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपनी इंडिपेंडेंट राइटिंग, अपने ओपिनियन जो देता रहता हूँ, अच्छी बुरी, मैं उससे खुश हूँ। उससे महरूम रह जाएंगे? उससे महरूम रह जाऊंगा। अच्छा, अब अनदर क्विक राउंड ऑफ क्वेश्चंस। आप आईएएस ऑफिसर बने, यू केम फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, आप अपने बूते पर आपने सब कुछ किया है। क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों को आप एक पढ़ा लिखा मुसलमान कुछ कहना चाहेगा? नहीं, देखिए मुसलमानों को मैं यही कहना चाहूँगा कि ठीक है, वो एक इम्तिहान के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हौसला नहीं पस्त करना चाहिए। व्हाट इज दैट इम्तिहान का दौर? नहीं, इम्तिहान का दौर कि भाई देखिए लिंचिंग हो रही है, हर बात उनकी लॉयल्टी टेस्ट पर है, हेट स्पीच। लिंचिंग तो हिंदुओं की भी हो रही है, पालघर के साधुओं की लिंचिंग नहीं हुई क्या? भाई 99 एक की हो रही है, एक दूसरी एक की हो रही है, तो आप उसको बराबर इक्वल करते हैं, तो ये तो गलत बात है। वो ताहिर हुसैन को कल ही भाई, लेकिन ठीक है, 5% उनकी भी हो रही होगी, 10% हो रही होगी। मैं कह रही हूँ बराबर की हो रही है, इट्स नॉट 5% एंड 95%। बराबर की नहीं हो रही है, 99 और 1% का गैप है। It's a perception battle. अब इस पे मैं ना आपके पास फिगर ना मेरे पास, मैं तो फैक्चुअली आपको बता रही हूँ। नहीं तो फैक्ट आपके पास, फिगर बताइए, दिखा दीजिए। मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ कि अगर लिंचिंग अखलाक और पहलू की होती है तो पालघर के साधुओं की भी होती है, अंकित शर्मा की भी होती है। वो जो एक लड़की थी जिसको दौड़ा कर मार दिया गया, वो कन्हैया जो है, उसके साथ भी इसी देश में हुआ है, पर धर्म थोड़ी खतरे में आ जाता है। मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन कर सकता हूँ? बिल्कुल। यू आर ए मुस्लिम? ऑफ कोर्स आई एम अ मुस्लिम। आपका मुस्लिम पढ़े लिखों के लिए क्या एडवाइस होगी? कि आप जो गलत नैरेटिव बन रहा है, भाई कैसे देखते हैं कि सरकार आपके साथ कैसे पेश आ रही है, या सीईसी आपके साथ कैसे पेश आ रहा है, कि आपको उस देश में तमाम वो अधिकार मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं जो बाकी नॉन मुस्लिम्स को मिल रहे हैं, आपको वो फैसिलिटीज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही है जो बाकी मुसलमानों को मिल रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्राइम नहीं होता, क्राइम तो होता ही है, सब जगह होता है। अगर उस तरीके की कोई चीज़ है तो हम पढ़े लिखे मुसलमानों को जाकर ये बताना चाहिए कि ये देश सबका है। आप ये मत सोचिए कि आप डरे हुए हैं, आपको कोने में धकेल दिया जा रहा है। आपके पास जनधन योजना आ रही है कि नहीं आ रही है, सरकार किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार तो आपके साथ नहीं कर रही है। अगर वो नहीं कर रही है तो देन एवरीथिंग इज फाइन। वेरी गुड, जो आपने कहा एग्जैक्टली वो भी मैं भी वही कह रहा हूँ कि मुसलमानों को इसमें कि जी सरकार कुछ नहीं देगी, ये नहीं देगी। जो पहले एक ज़माने में भी होता था कि नौकरी के लिए मैं अप्लाई क्यों करूँ, मिलनी तो है नहीं, तो विच वॉज रॉन्ग, वी हैड टू ट्राई। तो इसलिए मेरी भी उनको एडवाइस ये है कि भाई अगर स्कॉलरशिप स्कीम बंद कर दी गई माइनॉरिटी की, डजेंट मैटर, मुस्लिम कम्युनिटी को आना चाहिए कि जो गरीब मुसलमानों को अडॉप्ट करें, एक आदमी भी एक बच्चे को भी अडॉप्ट कर ले और उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ले। तो हमें जो आत्मनिर्भरता की जो प्राइम मिनिस्टर ने अपील की है, खुद मुख्तारी, वो बहुत अच्छी चीज है। उसको हमें बोर्ड ले लीजिए आप, इतना पैसा बिल्कुल आप यतीमों का, बेवाओं का ख्याल और उसमें एक कौम नहीं रख सकती। यू आर एब्सोल्यूट राइट। और उसमें इतनी बेईमानियां और लूटमार होती रही है। मैं तो 6 साल पंजाब वक्फ बोर्ड का, पंजाब हरियाणा हिमाचल का एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ। मैंने तो मालूम है, झेला है कि कितनी बेईमानियां होती थी, जबकि इतना पैसा वहाँ से जनरेट हो सकता है कि वो ये सारे स्कॉलरशिप वगैरह देके मुसलमानों की तालीम। मैं तो चाहूँगा कि एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, दैट इज द फर्स्ट एजेंडा वो करें। और जो स्किल है, मुसलमान तो हमेशा इस अपने स्किल के लिए जाने जाते थे आज तक भी। अब यूपी की बड़ी अच्छी स्कीम है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 व्हाट इज दैट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। 1 प्रोडक्ट बहुत अच्छी चीज़ है। मैं पिछले दिन टीवी पे देख रहा हूँ कि मुरादाबाद के जो कुछ कारीगर हैं मुस्लिम दाढ़ी वाले,
वो बहुत खुश हैं उसकी स्कीम की वजह से। तो फिर ये परसेप्शन ही हुआ ना कि नहीं, तो कई ऐसे लोग हैं जो डरा धमका कर रखना चाहते हैं। लेकिन ये जो परसेप्शन के लिए तो कौन परसेप्शन को ठीक कर सकता है? दोनों पार्टीज मिलकर ठीक करें। एक कुछ जस्टर एक तरफ से हो, दूसरी तरफ से उसका रेसिप्रोकेशन हो, उसकी तरफ से उसका जवाब हो, ये तो होना चाहिए। अगर यही सिर्फ ये रहे कि भाई लिंचिंग हो गई, कि दुकानें बंद, मीट की दुकानें सारी बंद, ये बंद वो बंद, मस्जिदें ढाई जा रही हैं, दरगाहें हजार पुरानी ढाई जा रही हैं, ये सब परसेप्शन की बातें हैं। नहीं, पर हनुमान मंदिर भी गिरा, नहीं, दैट्स द इशू। नहीं, कि जब हनुमान मंदिर गिरता है तो उस पर चर्चा नहीं होती, दरगाह गिरती है तो उस पर चर्चा हो जाती है। देखिए 10,000 साल पुरानी दरगाह को गिराना ये किस वजह से गिर रही है? नहीं, वो तो पहले अभी भी तो एक जमाने रोक दिया गया ना, वो तो अभी वो मैटर इट्स सब जुडिस नाउ, सब इट जुडिस इज नॉट हैपनिंग। नहीं, सब पाकिस्तान तक वो मसला पहुंच गया था। हाँ। और उसमें ये था कि वो रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण था। आप तो खुद एक सरकारी ऑफिसर रहे हैं, यू नो इट बेटर, कि अगर अतिक्रमण होगा तो उसमें ये थोड़ी देखा जाएगा कि कौन सा धर्म है। हाँ, अगर अतिक्रमण है तो उसको ढाया जाएगा। लीगल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो पूरा होना चाहिए ना। ये ड्यू प्रोसेस के साथ चस्पा किया गया, उसके बाद अब बातचीत की गई है। लेकिन चलिए वो तो हो गया कि अब यही तो इशू है ना कि वो आपके पास आ जाती है छन, सिर्फ वही वाली आप इस कंक्लूजन में है कि मुसलमान के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही। नहीं, मैं ये कह रही हूँ ज्यादती अगर हो रही है तो केवल मुसलमान और हिंदू और ये धार्मिक तौर पर नहीं हो रही है। तो मेरा मानना ये है कि अगर सरकार किसी तरह की कोई दुर्भावना किसी के साथ भी, जैसे राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ, ठीक है, तो फिर तो तमाम राम भक्तों को ये कह देना चाहिए कि ये सरकार जो है हिंदुओं के साथ ज्यादती कर रही है, जबकि सरकार का कोई लेना देना नहीं। इट्स अ परसेप्शन बैटल जिसको हमें तोड़ना है। नहीं, यू आर राइट, परसेप्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो हमारी RSS वालों से जो बातचीत हो रही थी उसमें भी ये था कि परसेप्शन को हमें सुधारने की ज़रूरत है। अब उन्होंने जैसे हमको कहा कि साहब हमको काफिर कह देते हैं, तो हमने कहा हमको आप जिहादी कह देते हो। अब वो भी बड़ी गलत चीज़ है, ये भी गलत चीज़ है। तो उसमें ये हुआ था कि जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है, आपने देखा था वहाँ ये पढ़े लिखे बच्चे, द डॉक्टर्स एंड द इंजीनियर्स, ये जब उस राह पर निकल जाते हैं दैट मार्टरडम इज द ओनली वे ऑफ। नहीं, अब इसको ये जो रेडिकलाइजेशन इज अ वेरी सीरियस इशू, और उसको हैंडल करने के लिए तो किसको करना चाहिए? सरकार ही तो करेगी उसको। No, what about our ulemas? What about our maulanas and उलमा ने तो, and we as educated नहीं, people, हम मुसलमान क्या करें? नहीं, उलमा ने तो किसी ने कहा है कि ये जो टेररिज्म है अगर इस्लाम के खिलाफ है। हज़रत देवबंद के सारे उलमा ने इस पे पब्लिकली कहा है, और जिसको NSA साहब ने बड़ी तारीफ की है कि मुस्लिम उलमा बार बार ये अपील ये कर रहे हैं। और बराक ओबामा ने उस वक्त ये कहा था, और NSA साहब कहते हैं कि आज तक कभी कौन थी वो थी जो इंटरनेशनल मुस्लिम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ISI नहीं, इंटरनेशनल क्या वो थी, तो कहेंगे उसमें कोई मुसलमान नहीं, इंडियन मुस्लिम उसमें कोई नहीं था। ये ओबामा साहब ने बोला था, हमारे NSA ने बोला था। तो हिंदुस्तान में जो अगर थोड़ा बहुत मिलिटेंसी टेररिज्म जब भी है, जहाँ है, जिस वजह से है, उसके खिलाफ उलमा ने तो बहुत आवाज़ उठाई है, बार बार उठाई है, फतवा जारी किया है, जिसको NSA साहब ने अप्रिशिएट किया है। तो कम्युनिटी अपनी तरफ से नहीं, लेकिन इसको बजाय इसके कि ये कम्युनिटी करे, कम्युनिटी नालायक है, नहीं करेगी, दैट डजंट मीन कि सरकार हाथ खड़े कर देगी। सरकार को इसके ऊपर पूरी कमेटियां बिठानी चाहिए, कमेटी कि ये हो क्यों रहा है, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए सीरियस एफर्ट कुछ तो दिखनी चाहिए ना, कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये है मामला बहुत गंभीर, जैसा आपने कहा। पर कुरैशी साहब अगर करेगी तो ये कहा जाएगा कि ये मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ये लोगों को घरों से खींच के लेकर आ रहे हैं, ये लोगों जैसे मदरसा को लेकर जब ये कहा कि इसको मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाना चाहिए, यहाँ पर मैथ्स भी पढ़ाई जानी चाहिए, साइंस भी पढ़ाई जानी चाहिए, सरकार की तरफ से टीचर्स अपॉइंट होने चाहिए जो कुरान भी पढ़ाएंगे, अल्लाह की राह भी सिखाएंगे और डेमोक्रेसी भी समझाएंगे, और पढ़ाई लिखाई जो साइंस होनी चाहिए वो भी होनी चाहिए। आप इसके फेवर में हैं कि नहीं है? मैं बिल्कुल इसके फेवर में हूँ, क्योंकि मैं 6 साल तक पंजाब हरियाणा का एडमिनिस्ट्रेटर था, वक्फ का था ना, तो इस पूरे चारों स्टेट की मस्जिद मदरसे मेरे अंडर में थे। और वहाँ पे हमने 20 साल 25 साल पहले कंप्यूटराइजेशन,
मैथ्स जिनकी बात करें इनमें शुरू कराई थी, जरूर करानी चाहिए, करनी चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कभी किसी गुरुकुल में भी होना चाहिए, उसका जिक्र ही नहीं सुनते। जैसे सारा जो कसूर है सिर्फ इन मदरसों का ही है। और मदरसे को भी जो डर्टी वर्ड बना दिया ना, मदरसा इज एन अरबिक वर्ड फॉर स्कूल, पाठशाला। कल से मदरसे के बजाय इसको पाठशाला कहना शुरू कर दीजिए तो परसेप्शन ठीक हो जाएगा। मानेंगे नहीं ना, मौलवी सब मानेंगे नहीं, कहेंगे नहीं मदरसा ही नहीं, रहने अगर दो। उससे उनकी जान छूट जाती है तो शायद अब मान डर जाए। ये है ना सर कि रेडिकलाइजेशन हो रहा है इस वाली साइड पर, मदरसा से निकलने वाले बच्चे जो हैं वो आतंकवाद की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। बहुत से ऐसे केसेस साफ तौर पर दिखते हैं। गुरुकुल से कोई आतंकी ऐसा निकला नहीं है, अगर निकलेगा तो वहाँ भी इस तरीके के रिफॉर्म्स की बात आ जाएगी। लेकिन चूंकि आप कह रहे हैं कि नहीं हमने शुरुआत की थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये शुरुआत होनी चाहिए। अब मैं आई विल कम टुवर्ड्स द एंड। आपने ये जो किताब है, यू हैव डेडिकेटेड इट टू योर ब्यूटीफुल वाइफ, वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट हर? यस, इला शर्मा मेरी वाइफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ नेपाल होती थी। अच्छा जी, और ये बनारस में पैदा हुई। हाँ। लेकिन है ख़ानदानी नेपाली, पहाड़ी नेपाली। तो इनको मैं मिला 2015 में मेक्सिको में। आई वाज ए डिवोर्सी फॉर 20 इयर्स, शी वाज ए वॉर विडो फॉर 20 इयर्स। हम दोनों में से किसी के कोई शादी का कोई इंटेंशन अपनी अपनी जगह नहीं था, अपनी दुनिया में हम मगन थे। जब हमारी मुलाकात हुई तो ऐसा लगा कि हम एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं। और जो कंपैटिबिलिटी होती है, कंपेनियनशिप, क्योंकि उसी प्रोफेशन उसी ट्रेड में जिसमें मैं था, मैं हिंदुस्तान का चीफ इलेक्शन नेपाल की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इंडिया हिंदुस्तान का के फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दोनों को मोहब्बत हो गई। दोनों को मोहब्बत हो गई। और जो खुदा की का हुक्म से हुई, क्योंकि 20 साल तक हम सिंगल रहे थे, कोई टेंशन नहीं थी। और क्योंकि बिल्कुल हमारे टेम्परामेंट बिल्कुल एक थे, माइंड एक सा था। और जितनी मुझे उनसे सपोर्ट मिली 20-10 साल तक, शी वॉज ए वेरी गुड प्रोफेशनल एडिटर, जर्नलिस्ट थी ओरिजिनली। 10 साल में मैंने जितनी राइटिंग की हैं, जितने अखबारों में मेरे आर्टिकल छपे हैं, सैकड़ों, ईच वन ऑफ देम वाज एडिटेड बाय हर। सो वो तो मेरी सपोर्ट थी। कुरैशी साहब, so you've dedicated this book to her and my life. I don't know what to say, but like they say कि मोहब्बत कभी आज़ाद नहीं होती, वो आपके साथ है। अब देखिए, वो खानदानी ब्राह्मण, मैं मुसलमान, लेकिन हमारे बीच में कोई दीवार नहीं थी। आपने कभी उनको रोका टोका? उल्टी बात, वो मुझको इतनी नमाज क्यों नहीं पढ़ते, फोर्स कर करके नमाज पढ़वाती थी कि बड़े नालायक हो। और वो क्या करती थी? हनुमान चालीसा पढ़ती? हनुमान चालीसा जो कुछ पढ़ती थी वो अपने पलंग पे, और वो नमाज रोज़ा भी कर लेती थी। उनको इतनी इंटरनेशनल उनकी आउटलुक था, क्योंकि वो असल सेक्युलरिज्म जो था वो इंग्लैंड में पढ़ी, ब्रसेल में पढ़ी, उनका बड़ा इंटरनेशनल आउटलुक था। तो वो आपको नमाज के लिए कहती थी, आप उन्हें कभी मंदिर ले जाते थे? नहीं, मैंने कभी नहीं। बल्कि आप ले जाते थे दर्शन वगैरह के लिए? नहीं, वो जहाँ जाने को कहती थी मैं उनके साथ जाता था। बल्कि मैं कब्रों पे जाने का बिल्कुल वो नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि साहब वो कौन सी दरगाह है बख्तियार काकी की, उसमें वहाँ जाना है, वहाँ ले गया। निज़ामुद्दीन जाना चाहती हूँ, ले गए, जबकि हम उसके खिलाफ हैं कि भाई सीधा खुदा से डायरेक्ट डील करते हैं, ये हमें किसी सूफ़ी और उसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन उनको उसमें अगर यकीन था तो उसमें फिर उन्होंने मुझे वेजिटेरियन बना दिया, तो बड़ी हैप्पीली। और लेकिन मैंने कभी उनको कि ये कबाब एक दफ़ा चख के तो देख लो, कभी नहीं कहा। तो आप वेजिटेरियन हो गए उनकी मोहब्बत में? मैं नहीं, उनके एडवाइस थी, बड़ी अच्छी एडवाइस थी, अच्छी एडवाइस थी। What a beautiful end to this conversation. May Allah bless you with all the blessings. और इलाजी जहाँ कहीं भी है, जहाँ कहीं भी है, जन्नत में हो। हाँ, और वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, ये देश भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। थैंक यू सो मच एसवाई कुरैशी साहब। इट वॉज अ ब्यूटिफुल कॉन्वर्सेशन। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहिए। इस बार एसवाई कुरैशी, और अगली बार जल्दी आपको पता चलेगा। नमस्कार।